अभी आपने राहुल जी का नाम लिया तो मुझे याद आया कि अभी जो कर्नाटका में हुआ है, तो देखिए वोट की चोरी तो राहुल जी ने स्कैम जो डिस्कवर किया है, वो इतने बड़े मार्जिन के ऊपर इतनी बड़ी देश में अगर चोरी हो रही है और इलेक्शन कमीशन चुप बैठा है, राइट। तो किसके इशारे पे चुप बैठा है? एक कमरा है जिसमें 80, एक छोटा सा कमरा है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, उसमें 80 लोगों का वोटर रजिस्ट्रेशन किया गया है। राइट। अगर आप आज अपने घर पे एक्चुअल में आप रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो आपको चप्पल घिस जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। लाड़की बहन योजना, जी। वोट्स को मैनिपुलेट किया, वोट्स को डिफ्रेंशिएट किया, और उसके बाद में इलेक्शन होने के बाद में उसको बंद कर दिया गया। बीजेपी ने वादा किया था ना 15 लाख रुपए आएगा आपके अकाउंट में। किसके अकाउंट में? एक आदमी बता दो मुझे कि गवर्नमेंट ने 15 लाख रुपए किसी के अकाउंट में डाला क्या? अभी जो कांग्रेस जिस हालत में है और बीजेपी की हालत सब जानते ही हैं, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस कमबैक कर पाएगी वापस? कोई एक इंसान है जो हज़ारों किलोमीटर चल रहा है आपके और मेरे लिए, उसका एफर्ट, उसकी कुर्बानी, तो क्या ज़रूरत है सुबह 5 बजे 4 बजे उठ के 25 किलोमीटर 50 किलोमीटर आपके लिए चले, ताकि लोग अवेयर हो कि देश में क्या हो रहा है। बिल्कुल। ये अपॉर्चुनिटी उठा के बीजेपी को और बीजेपी के लोग उठा के इनको अडानी अंबानी को बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हमेशा से हमने देखा है ना क्या हो रहा है। राइट। चाहे वो धारावी प्रोजेक्ट हो या वो कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसके अंदर कोल स्कैम आपने देखा होगा, जो कोल एजेंसी हमारी उन्होंने उठा के दे दी। जी जी। आदाब, नमस्कार। मैं ज़ीशान साहिर और एक बार फिर से आपका हसन स्टूडियो के बदलाव एपिसोड में स्वागत है, इस्तकबाल है। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो एक यंग, एनर्जेटिक, आउटस्पोकन साउथ बॉम्बे कांग्रेस के यूथ प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने खुद अपनी पहचान पर, अपने बलबूते पर साउथ बॉम्बे में अपनी एक शनाख्त बनाई है और अपने एरिया के इश्यूज़ पर खुल के बात करते हैं। मिस्टर अदनान पारक जी, हम आपका हमारे पॉडकास्ट में तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। शुक्रिया जिशन भाई, आपने बुलाया यहाँ पर। हमें बहुत खुशी हुई कि आपने अदनान भाई वक्त निकाला हमारे लिए। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है, जो आपका तालीमी सफ़र है, उसका आगाज़ कैसे हुआ और आपने क्या एजुकेशन हासिल की है? देखिए मैं मोहम्मद रोड पे रहता हूँ। जी। मेरा रिहायशी एरिया मीनारा मस्जिद मोहम्मद रोड है। तो स्कूलिंग मेरा शुरुआत का सफ़र जो रहा, प्राइमरी एजुकेशन मेरा हबीब स्कूल से हुआ। जी। उसके बाद में मेरा हाफ स्कूलिंग जो सेकेंडरी एजुकेशन का कुछ पार्शियल एजुकेशन है वो बर्डा स्कूल से हुआ। उसके बाद में 8th स्टैंडर्ड में मैं बर्डा से छोड़ करके फिर एरिया में एक दाऊद फजल स्कूल है वहाँ पर आ गया। जी। तो फिर वहाँ पर हुआ। तो बहुत वर्सेटाइल सफ़र रहा है, बहुत अलग अलग किस्म की स्कूल्स में पढ़े हैं और काफ़ी उसकी वजह से एक्सपोजर बहुत अच्छा मिला। स्कूलिंग के बाद में जब कॉलेज का वक्त आया तो सिडनम कॉलेज में एडमिशन हुआ, जी। जो आपको शायद पता होगा चर्च गेट पर है। जी जी बिल्कुल। तो जय हिंद, सिडनम, एचआर, केसी, ये सारी कॉलेजेस एतराफ़ में हैं। तो वहाँ से भी स्टूडेंट एक्टिविटीज़ के अंदर कॉलेज में बहुत थे। हमारा एक फेस्टिवल होता था ब्रूहाहा, जी। तो उस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज़ वगैरह होती थी, तो उसमें एक्टिव थे, उसमें पार्टिसिपेट करते थे। तो वो एक एक्सपोजर का एक वो रहा समय के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना, गेस्ट को बुलाना, इंटरेक्शंस करना। तो उस वक्त भी काफ़ी एक्सपोजर रहा। उस वक्त हमको सब बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली। क्या बात। कॉलेजिंग के बाद में फिर इंटीरियर डिज़ाइनिंग मैंने परस्यू की। क्या बात है। तो एक शौक था चीज़ें डिज़ाइन करने का, क्रिएटिव स्ट्रीक थी। अरे वाह। तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग पढ़ी। उसके बाद में फिर कुछ हद तक कुछ टाइम तक के इंटर्नशिप वगैरह भी की। जी। उसके बाद में कुछ ऐसा माहौल बना कि वो परस्यू नहीं कर पाए। तो खैर बट काफ़ी टाइम तक के इंटर्नशिप, 2-3 साल तक के इंटर्नशिप में थे। राइट राइट। अभी आपने सिंड्रम का नाम लिया, मुझे अचानक याद आया, अभी पासबाने अदब एक संस्था है जी, मुंबई के अंदर, आईपीएस कैसर खालिद जी की, जी, उन्होंने सिंड्रम में 4 दिन का मुंशी प्रेमचंद जी पर प्रेम उत्सव किया जी, था। जी। तो वो एक मुंशी प्रेमचंद जी पर बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ हाँ, वहाँ पर, और ये बहुत अच्छी बात है सिंड्रम कॉलेज की कि उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया पासबाने अदब को। जी। मैं एक्चुअली वहाँ पर उस इवेंट में होस्टिंग के लिए गया हुआ था। नहीं, वो गवर्नमेंट कॉलेज है, काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे फेस्ट वगैरह भी वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ होते हैं। कल्चरली भी हमेशा हमारी कॉलेज आगे ही रही है। जी जी जी। तो एलुमनाई होने के नाते से हमने बहुत चीज़ें वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ भी की, बहुत सारे प्रोग्राम्स भी किए ऐसे।
जिसमें कम्युनिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हमारे हमेशा रहे हैं वहाँ उसमें लिम्का वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में उस प्रेम उत्सव का ये जो है जिक्र रिकॉर्ड आया, किया गया जी, जी, जी। जिक्र आएगा। तो हम आपका बैकग्राउंड भी जानना चाहते हैं कि बेसिकली आप कहाँ से हैं? सो हम लोग ओरिजिनली बॉम्बे से ही हैं। जी। मेरे अब्बा भी बॉम्बे में बॉर्न एंड बॉट अप है। पढ़ाई भी हम अब्बा ने भी बॉम्बे में यहीं पे से की है, हमने भी यहीं से की है। तो हमारे दादा का भी राब्ता बॉम्बे से ही रहा है। तो ओरिजिनली आप ऐसे देखेंगे तो हम सूरती मुस्लिम्स हैं, बट बॉम्बे में ही बसे रहे हैं, तो आप बॉम्बे आईटी बोल सकते हैं हमको। सही है। और पॉलिटिक्स में आने का डिसीजन कैसे लिया आपने? तो मेरे अब्बा जो है वो कई सालों से पॉलिटिक्स में थे। जी। तो मेरा एस्पिरेशन हमेशा बिजनेस रहा है, रुझान मेरा हमेशा बिजनेस में रहा है। तो मैं अभी भी, आज भी मेरा बिजनेसेस हैं, मैं बिजनेसेस पे परस्यू करता हूँ। काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें हमारी चलती रहती हैं। बट उसके अलावा पॉलिटिक्स जब 2012 में एक माहौल ऐसा बना कि अब्बा को ज़रूरत थी साथ में रहने की, उनको थोड़ा सा मदद हो जाती थी। और आई वॉज अ ग्रोइंग चाइल्ड, तो उस वक्त राइट। ऐसा था कि थोड़ा सा अब्बा को भी हेल्प कर लेते थे, थोड़ा काम भी फोकस कर लेते। फिर धीरे धीरे ऐसा हो गया कि रुचि बढ़ती गई, दिल लगता गया। हमने फिर कुछ एक्सपोजर्स मिले। आप जानते होंगे मेरे जो मेंटर हैं एमएलए अमीन पटेल जी, जी। उनके साथ मैं जुड़ा। तो काम करने मज़ा आने लगा, लोगों की खिदमत करने का मौका मिलने लगा। तो ऐसा लगा कि जब हम कम्युनिटी के लिए कुछ कर सकते हैं, हाँ, खिदमत तो खिदमत खिदमत खल्क खल्क। हमको करनी चाहिए। तो बिल्कुल। उसमें फिर जो लग गए, तो पूरी तरीके से लग गए। और जैसे आपने बताया कि वालिद पहले से ही जी, जी, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए थे, जी, तो जब वालिद पहले से ही जुड़े हों और फिर उनके जो बेटे हैं, जब साहबज़ादे आते हैं जी। पॉलिटिक्स में, तो घर वालों का कितना सपोर्ट होता है वहाँ पर? देखिए, तब जब पॉलिटिक्स जॉइन किए थे, तब तो शादी भी नहीं हुई थी, फैमिली नहीं थी, तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। हाँ, ये होता है कि आप जब आप एक पॉइंट के बाद में जब आप एक फैमिली आपकी बढ़ जाती है, बीवी हो जाती है, बच्चा हो जाता है, तो थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। बिज़नेस ज़्यादा डिफ़िकल्टी तब आती है जब आपका बिज़नेस सेपरेट हो, आप बिज़नेस पे भी ध्यान दे जी। रहे हों, फिर आप राइट, पॉलिटिक्स राइट। भी परस्यू कर रहे हों, हाँ, तो फैमिली बहुत मुश्किल होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। अब मेरे को मॉर्निंग में, मेरा बच्चा सुबह 7 बजे स्कूल जाता है। राइट। तो मॉर्निंग में स्कूल शेड्यूल्स हैं, फिर इवनिंग में और भी चीज़ें होती हैं। राइट। कई आउटिंग्स होती हैं, फैमिली आउटिंग्स होती हैं, जो हमको सैक्रिफाइस करनी पड़ती सैक्रिफाइस हैं, करनी जो पड़ती कई है। बिल्कुल। सैक्रिफाइसेस होते हैं, जो फैमिली को करने पड़ते हैं। राइट, राइट, राइट। और डैडी और मेरे दोनों के सेम टाइमिंग्स हो जाते हैं कुछ हद तक के, बिल्कुल। क्योंकि हम प्रोग्राम्स में साथ में जाते हैं। तो वो एक जो इंडिपेंडेंस होती है कि भाई चलो, पापा नहीं है तो बच्चा देख लेगा, बिल्कुल, काम बिल्कुल। फैमिली का देख लेगा, तो वो नहीं कर पाता है। तो इट इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट। लेकिन जैसे मैंने कहा, कुछ सैक्रिफाइसेस फैमिली को करने पड़ते हैं, खिदमत खल्क आप कर रहे हो, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अल्लाह की राह में कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़ती है। हाँ, प्रॉब्लम्स तो हैं। और जैसे कि आप जुड़े हुए हैं जी। पॉलिटिक्स से, तो आपके इंस्पिरेशन कौन है? इनसाइड ऑफ पॉलिटिक्स और आउटसाइड ऑफ पॉलिटिक्स? देखिए, इनसाइड ऑफ पॉलिटिक्स अगर आप ऐसे देखेंगे ऑन अ ब्रॉडर लेवल, तो मैंने जो मेरी पॉलिटिकल शुरुआत ही की थी, वो मेरे अब्बा के साथ की थी। जी। तो हमेशा मेरे लाइफ में हर बच्चे का एक जो वालिद होता है, वो उसका जो हीरो होता है, हीरो होता फर्स्ट है। हीरो वो हाँ, फादर ही होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उसके अलावा जब पॉलिटिकल जर्नी हमने शुरू करी, तो पॉलिटिकली, आप अगर आप नॉन पॉलिटिकली पूछेंगे या पॉलिटिकली पूछेंगे, तो मेरे अब्बा ही रहे हैं। राइट। हर बच्चे का वालिद ही उसका एक हीरो होता है। हीरो होता है। और अब पॉलिटिकली अगर आप बोलेंगे, तो मैंने जब पॉलिटिक्स अब जॉइन की थी, तो मैंने अमीन पटेल जी के नेतृत्व में की थी, उनके गाइडेंस में की थी। तो जब मेरा पॉलिटिक्स में ज़्यादा इन्वॉल्व होने का जो रीज़न था, जो मेरी जो रुचि बढ़ी, जो जी। इंटरेक्शंस बढ़े, वो उन्हीं की वजह से बढ़े। राइट। जिस तरीके से वो लोगों की मदद करते हैं, जिस तरीके से वो काम करते हैं, उनका काम करने का स्ट्रक्चर, उनका जो पोलाइटनेस है, तो वो सब चीज़ें देख करके हमने देखा कि हमने हमेशा नेताओं को देखा था कि अग्रेसिव नेता होते हैं, राइट, राइट, राइट। शोर मचाते हैं, बिल्कुल। ठीक है, बट वो साइड का पसंद नहीं आया पॉलिटिक्स का। तो पर जब हमने अमीन भाई को देखा, उनका पॉलिटिक्स करने का तरीका बिल्कुल अलग था, पोलाइट था, कंसिडरेट थे, कंपैशनेट थे। तो वो चीज़ें देखने के बाद में ऐसा लगा कि चलो ठीक है, ये एक स्ट्रीम अच्छी मिल रही है, तो फिर हम जुड़ते गए उसमें। नहीं, नहीं, बहुत अच्छा कहा आपने। जिस तरह से आप इंस्पिरेशन ले रहे हैं जी। अमीन सर से, और वो जैसे आपने कहा ना कि कुछ नेता होते हैं जो एग्रेशन वाले जी, होते जी, हैं और जी। स्पीच, तो ना मुझे एक याद आ गया। मैं एक जगह गुज़र रहा था रोड से, तो एक एमएलए हैं, उनकी रैली आई हुई थी और वो खुद भी आए हुए थे। तो स्टेज पर चढ़कर उन्होंने कहा कि खुदा की कसम, अगर मैं 1 रुपया भी पॉलिटिक्स से अपने जेब में रखता हूँ, तो वहाँ पर वो उस
एमएलए की वैल्यू थी मेरी नज़र में, लेकिन जब उसने कसम खाई ना तो वहीं पे वैल्यू गिर गई। तो ऐसे बहुत सारे नेता होते हैं जो स्टेज पे चढ़ के बहुत शोर शराबा करेंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन आप जो अमीन सर की बात कर रहे हैं वो बहुत जेन्युइन बात की, बहुत अच्छा लगा। गाहे बगाहे आप पॉलिटिक्स में फ्री इलेक्शन कार्ड कैंप रखते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, तो ये आइडिया और ये सुझाव आपको कहाँ से आया? देखिए, खाली इलेक्शन कार्ड नहीं, हम आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, श्रम कार्ड, जो भी कार्ड्स गवर्नमेंट के इशू होते हैं जी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स, हम ऑल डॉक्यूमेंटेशन कैंप्स ऑन अ फ्रीक्वेंट बेसिस हम करते रहते हैं। ये कोई आइडिया की बात नहीं है, कोई इनोवेटिव चीज़ नहीं है, ये हमेशा से करते आ रहे हैं पॉलिटिशियंस। राइट, उसका बेसिक रीज़न ये है कि आप देखेंगे कि हमारी जो, स्पेशली मैं जिस एरिया से आता हूँ ओरिजिनली, मैं मोहम्मद रोड से बिलोंग करता हूँ, बिल्कुल, मीनार मस्जिद स्पेसिफिकली। तो हमारे जो एरिया होते हैं यहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है डॉक्यूमेंटेशन को लेकर। राइट, तो हम कोशिश करते हैं कि वो अवेयरनेस बढ़े। मेजॉरिटी लोग जो होते हैं हमारे यहाँ पर वो बिजनेस में हैं या जॉब पर हैं, तो वक्त नहीं होता कि जाएं और डॉक्यूमेंटेशन करें। थोड़ा सा एक कम्युनिटी वाइज भी थोड़ा सा केयरलेस एटीट्यूड है इस चीज़ को लेकर के, आप हर जगह पे आप अवेयर हो। राइट, तो वो एक रीज़न है, तो लोग वो इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं सर्टिफिकेट्स को, डॉक्यूमेंट्स को। तो हम उनके लिए ईज़ी कर देते हैं कि लोग डॉक्यूमेंट्स बना ले, कल जब ऐसा कोई, जैसे ये सीए एनआरसी वगैरह की बात चलती है या कोई ऐसा कुछ सिचुएशन आता है या किसी को घर बनाना है या कुछ डॉक्यूमेंट, कोई पासपोर्ट बनाना है, उस वक्त ये सब डिफ़िकल्टीज आती हैं लोगों को, उनके पास डॉक्यूमेंट्स ठीक तरीके से होते नहीं हैं, होते भी हैं तो उसमें मिस्टेक्स होती है, नाम में कुछ स्पेलिंग एरर्स हैं। और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो हम सब फेस करते हैं कि जब मराठी में टू इंग्लिश नाम टाइप होता है तो उसमें स्पेलिंग एरर्स अक्सर आ जाती है। राइट, राइट, जैसे हमारा मोहम्मद में कहीं ई होता है, कहीं ए होता है, कहीं जीशान में कोई डबल ए लगा रहा है, कोई सिंगल ए लगा रहा है, अदनान में कोई डबल ए लगा रहा है, कोई सिंगल ए लगा रहा है। तो जो ये नाम की मिस्टेक्स और एरर्स होती हैं उसको रेक्टिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डॉक्यूमेंट्स तो खैर हर किसी के पास आज के ज़माने में, ऐसा नहीं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं है, अच्छा खासा वॉल्यूम है, अभी कम्युनिटी एजुकेट हो गई है, लोग बना रहे हैं डॉक्यूमेंट्स खुद जाकर भी, बट कुछ स्पेलिंग एरर्स हो गया या कुछ मिस्टेक्स आ गई तो वो रेक्टिफाई हो जाती है, तो लोगों की मदद हो जाती है। तो लेकिन फिर भी जो एक आप कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं तो एक आम जनता जो है उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक डॉक्यूमेंटेशन क्या होना चाहिए जो आपके पास आके कह सके कि मुझे इलेक्शन कार्ड बनाना है, आधार कार्ड या फिर जो भी? देखिए, देयर इज नो बेसिक डॉक्यूमेंट एज सच, सारे डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बट एक जब बच्चा पैदा होता है तो बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, तो बेसिक हमको उस पर ध्यान देना है। उसके बाद में आप कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो आप एक एलसी लेते हैं, तो लीविंग सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट हो गया आपका। ये डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसके बाद में आपका वालिद का जो डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे आपके अब्बा का बर्थ सर्टिफिकेट हो गया या आधार कार्ड हो गया, ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स। आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल अब्बा के नाम पर या दादा के नाम पर या किसी फैमिली मेम्बर के नाम पर जो हो, तो सेम सरनेम हो, सेम फादर्स नेम हो, तो वो एक इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे भी मेरा अगर फॉर एग्जांपल आधार कार्ड बनाना है तो मेरा डॉक्यूमेंटेशन जो जाएगा उसमें, तो उसमें एक तो राशन कार्ड हो गया, राशन कार्ड में नाम इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे बच्चा पैदा होता है तो बर्थ सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, स्कूल एलसी, तो ये 3 डॉक्यूमेंट ओवर द पीरियड टाइम डेवलप हो जाते हैं, आपके पास आ ही जाते हैं बेसिक। उसके बाद में अगर आपका घर रेंटल का है तो रेंट रिसीप्ट वगैरह होती है। गवर्नमेंट का रूल है कि अगर आपको इलेक्शन कार्ड बनाना है तो आपको उस जगह का रहवासी कम से कम 6 महीने के लिए एटलीस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो उसके ऊपर आपका एग्रीमेंट होना चाहिए उस जगह के साथ, जिस भाड़े के घर में आप रह रहे हो। तो उसके ऊपर भी आपका डॉक्यूमेंटेशन 6 मंथ्स के ऊपर का होना चाहिए, एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट, चाहे फिर वो आपके नाम पे हो, आपके वालिद के नाम पे हो, डज नॉट मैटर, क्योंकि आपका नाम वालिद के नाम के साथ में जुड़ा होता है। तो वो अगर आपके पास है तो उतना डॉक्यूमेंटेशन, अगर बेसिक आपके पास रिक्वायरमेंट्स है तो आप अप्लाई कर सकते हो। सेम गोज विद पासपोर्ट ऑल्सो। अगर आपका आधार कार्ड ऑन पॉइंट है तो आपका इलेक्शन कार्ड भी बन जाएगा, आपका इलेक्शन कार्ड बन जाएगा तो आपका पासपोर्ट भी बन जाएगा। तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स अगर आप ठीक कर लें, आपके नाम वगैरह में एरर नहीं है, चेंज ऑफ एड्रेस बहुत ज़्यादा नहीं है, आप अगर पहले आप अपने घर में रहते थे, फिर आपने रेंटल पे घर लिया या कुछ उसमें कुछ चेंजेस है, तो प्राइमरी एड्रेस और जो आपका रेसिडेंशियल एड्रेस 2 आता है उसके अंदर, लिविंग करंट एड्रेस और ओरिजिनल एड्रेस जो आपका होता है, ऐसे 2 एड्रेसेस आते हैं। तो आप किसी भी एड्रेस का आप एक डॉक्यूमेंटेशन करके आप उसको वेरीफाई करवा सकते हैं। आपने ना फादर का एलसी और बर्थ सर्टिफिकेट की बात की जी, तो मुझे एक चीज याद आई, अभी गवर्नमेंट ने पासपोर्ट के लिए कंपलसरी कर दिया है कि आपके फादर का या एलसी होना चाहिए जी, या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट। लेकिन मेरे ऐसे कुछ दोस्त हैं या ऐसे कुछ लोग हैं मेरे करीब जिनके फादर ने उस टाइम पे पढ़ाई की नहीं, तो उनके पास कोई है ही नहीं, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। ठीक है, और दूसरा ये है कि
उस टाइम पे जब उनकी पैदाइश हुई थी तो बर्थ सर्टिफिकेट का उतना रिवाज नहीं था। क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट को तो गवर्नमेंट ने आप प्रोविजन दिया है। हाँ, इस व्यू को कैसे देखते गवर्नमेंट ने प्रोविजन दिया है कई जी। जगह के ऊपर, जहाँ पे आपका बर्थ सर्टिफिकेट जिस सिटी से आप जब पैदा हुए, तो अगर आप हॉस्पिटल में पैदा हुए तो आपको हॉस्पिटल का मिल जाएगा, वहाँ पे डेटा एंट्री होती है। राइट। अगर डेटा एंट्री नहीं तो आप आपके लोकल ग्राम पंचायत है या वहाँ की बीएमसी वगैरह है, जो भी है डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पर होता है, आप वहाँ जाके भी डॉक्यूमेंटेशन करा सकते हैं। जैसे बॉम्बे के अंदर, मुंबई सिटी के अंदर प्रोविजन हर बीएमसी में दिया हुआ है। जी। ठीक है, आपका जो डेट है, जिस डेट के ऊपर आप बॉर्न हुए हो, उस डेट का आपको डेटा जाके आप वहाँ सबमिट करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट अगर आप उसको परस्यू करेंगे। आप सोचेंगे कि नहीं घर पे बैठे बैठे आएगा, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको जाना पड़ेगा, आपके लोकल बीएमसी में जाकर थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। ऐसे कोई इतनी इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए बॉम्बे में बहुत सारे यूथ प्रेसिडेंट हैं, जी। तो कई यूथ प्रेसिडेंट ऐसे होते हैं जो फ्लेक्स के लिए, अपना क्रेज बढ़ाने के लिए, सोशल मीडिया वगैरह पे आने के जी। लिए काम। तो आपको क्या लगता है कि साउथ बॉम्बे में जो भी यूथ प्रेसिडेंट हैं जी। वो अपना काम सही से कर रहे हैं, या उनमें से भी कुछ लोग हैं जो फ्लेक्स के लिए या फिर सोशल मीडिया हैंडल के लिए काम कर रहे हैं? देखिए हर जगह पे आप अगर ऐसे कहेंगे तो पांचों उंगली एक बराबर नहीं होती है। Right. सबका अपना अपना विजन होता है, जी। सबका अपना अपना काम करने का तरीका होता है। समथिंग वर्क्स फॉर समवन, समथिंग डज नॉट वर्क फॉर समथिंग। मैं किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर कमेंट नहीं करूँगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने एक जिम्मेदारी ली है, आप अगर यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आपको अपनी फ्लेक्सिंग से ज़्यादा आपको यूथ की फ्लेक्सिंग करनी चाहिए। राइट। आपको यंगस्टर्स के लिए काम करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी है, तो आपको उसके ऊपर काम करना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, आप मेरे और भी इंटरव्यूज़ देखेंगे जी। तो मैंने हमेशा यही बात किया कि आप पॉलिसी डिज़ाइनिंग के ऊपर काम करिए, आइडियाज़ के ऊपर काम किए, राइट। लार्जर पिक्चर देखिए। जी। हम लोग क्या होता है कि हम छोटी-छोटी चीज़ें करके खुश हो जाते हैं। राइट राइट। तो वो छोटी-छोटी चीज़ें छोड़ करके हमको बड़े जो मसले मसाइल हैं, जो कम्युनिटी इश्यूज़ हैं, जो ब्रॉडर इश्यूज़ हैं, और कम्युनिटी इश्यूज़ से मेरा मतलब मुराद ये नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी इश्यूज़। मेरा मुराद ये है कि हम एक जनरलाइज्ड यंगस्टर्स के लिए जो प्रॉब्लमैटिक चीज़ें हैं उसके ऊपर बात करें। राइट। ट्रैवलिंग अगर प्रॉब्लम है तो ट्रैवलिंग पे बात ट्रैवलिंग करें। की बात करें। अगर हम जैसे ट्रेन्स आपको पता है ओवर क्राउडेड होती हैं, स्टूडेंट्स को जाने के लिए दिक्कत होती है, बिल्कुल। तो हम अगर उसके ऊपर बात करें तो अच्छा रहेगा। जॉब फेयर्स वगैरह जो नहीं लगते हमारे यहाँ पर, जॉब बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल। बहुत जॉब लिमिटेड है। अपॉर्चुनिटीज वगैरह जॉब्स है भी तो लोगों को पता नहीं होती जॉब्स नहीं है होती। कहाँ पर। कहाँ पर है? ठीक है, आप देखेंगे महाराष्ट्र में 1000 लोगों की पोस्टिंग के लिए ऐड निकलती तो 14-14 लाख पहुँच जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब जो दिक्कत है, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ सही तरीके से नहीं मिल जाती है। करियर गाइडेंस के हमारे पास प्रोविजंस नहीं है। तो सोशल लेवल के ऊपर हमने हमेशा करियर गाइडेंस प्रोग्राम्स वगैरह लिए हैं, लेकिन यही चीज़ें गवर्नमेंट इनिशिएटिव से भी आनी चाहिए ऑन अ लार्जर, बिल्कुल ऑन अ ब्रॉडर स्केल, जिससे जो एक यंग बच्चा है जिसका विजन है, वो पढ़ना चाहता है, वो कहीं जाना चाहता है, बट उसके पास डायरेक्शन नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है। और क्या होता है पता है कि देखिए हम अक्सर बोलते हैं कि हाँ जिसको करना होता है वो कर लेता है, जिसको करना होता है, ऐसे नहीं। आप अगर अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे, आप रिसोर्सेज नहीं दोगे, आप अगर उस चीज़ का जो रिक्वायरमेंट है उस चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए आप वो उनको प्रोविज़न नहीं दे पाओगे, बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा वहाँ पर पहुँच पाएगा। हमारे टाइम पे लाइब्रेरीज़ बहुत, एक लाइब्रेरीज़ का ट्रेंड था, हम लोग जाके लाइब्रेरीज़ में पढ़ते बिल्कुल थे, बिल्कुल बैठते थे। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं देखता हूँ कि लाइब्रेरीज़ में जाने का लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है। ज़्यादातर पढ़ाई ऑनलाइन होती जा रही है, वर्चुअल वर्चुअल जनरेशन हो गया है, प्लेटफॉर्म्स लोग वगैरह आ कॉफ़ी गए शॉप हैं। में बैठ के पढ़ाइयाँ कर रहे राइट हैं। राइट राइट। ठीक है, एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, वर्चुअल एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, बड़े-बड़े एग्ज़ाम्स लोग वर्चुअली दे रहे हैं। राइट राइट राइट। कोर्सेज़ हैं गूगल्स के, एंड आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट नॉर्मल एग्ज़ाम, मैं जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी जो उनको पढ़ना होता है, या जो ऑलरेडी कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, उनका जो बिल्कुल। कोर्सेज़ होते हैं, जो अपग्रेड कोर्सेज़ होते हैं, राइट। जो इम्प्रोवाइज़ कर लेते हैं अपना स्किल्स वगैरह, उसके बारे में भी लोगों को बताना चाहिए ना। जब बिल्कुल एक बच्चा अगर कोई कम्युनिटी से जा रहा है बाहर, उसको पता नहीं है कि क्या चीज़ उसकी सैलरी बढ़ा सकती है। राइट। एक छोटा-सा कोर्स है 6 महीने का, जो उसका सैलरी डबल कर देगा। क्या बात है। तो व्हाई नॉट गो फॉर सच कोर्सेज़? बिल्कुल बिल्कुल। और वो 5 महीने, 6 महीने के कोर्सेज़ होते हैं, जो इंटरनेशनल स्कूल्स और इंटरनेशनल कॉलेजेस के थ्रू हो जाते हैं, राइट राइट। और वो ऑनलाइन हो जाते हैं। तो लोग उसके ऊपर आई डोंट नो तवज्जो क्यों नहीं देते हैं, वो सब हाँ। चीज़ें प्रोवाइड क्यों नहीं करते हैं। राइट राइट राइट। हमने हमेशा कोशिश की है कि इस चीज़ों के ऊपर बात करें, उसकी अवेयरनेस प्रोवाइड करें। माइनॉरिटीज़ में, मुस्लिम में मैंने देखा है कि सही गाइडेंस भी बच्चों को मिल नहीं पा रही है। जी। अब वो पता नहीं कहाँ लैग कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे यूथ जो हैं इसी चीज़ में भटक रहे हैं जो आपने बताया। देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी से मैं खुद बिलॉन्ग करता हूँ,
मैंने बहुत ग्रास रूट के ऊपर, छोटे से स्केल, माइक्रो स्केल के ऊपर हमने ये सब चीज़ें ऑब्जर्व की है। क्या होता है कि एक तो होता है एक फैमिली प्रेशर नहीं होता पढ़ाई को लेकर के ज़्यादा, सब ज़्यादातर बिजनेसेस में होते हैं, तो वो ज़्यादा पुश नहीं करते बच्चों को कि भाई पढ़ो। और जहाँ पे पढ़ाई को तवज्जो दी गई है वहाँ पे पीयर प्रेशर होता है, बच्चे एक दूसरे को देख करके बिल्कुल। अच्छा वो भी बिजनेस कर रहा है तो हम भी बिजनेस हम कर भी लेंगे। करेंगे। तो हमारे यहाँ पे ओवरनाइट सक्सेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। राइट। हम उसके पीछे जो मेहनत लगती है उसको स्टडी नहीं करते हैं। हम लोग अक्सर बात करते हैं कि अरे फला देखो कितना बड़ा आदमी हो गया, फला देखो कितना बड़ा आदमी हो गया। हम उसकी स्ट्रगल्स को नहीं देख रहे हैं, हम उसकी मेहनत को नहीं देख रहे हैं। आपने अभी कुछ देर पहले नाम लिया कैसर खालिद जी का, जी। तो कैसर खालिद जी घर पे बैठ के थोड़ी कैसर खालिद जी बन गए। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी जो पीछे स्ट्रगल थी, उन्होंने जो पढ़ाई की, जिस ज़माने में पढ़ाई की, उसके बाद में इतने बड़े ऑफिसर होने के बाद में भी वो कंसिस्टेंटली आज भी प्रोग्राम्स कर रहे हैं, बिल्कुल सब चीज़ें बिल्कुल कर कर रहे रहे हैं। हैं। तो क्या ज़रूरत है करने की? बस यही बात होती है ना कि हमको ये समझना पड़ेगा कि जो वक़्त की रिक्वायरमेंट है, जी। हमारा जो तवज्जो होना चाहिए एजुकेशन की तरफ, दोनों साइड से, राइट। चाहे पेरेंट्स पुश करें, वो भी एक इम्पोर्टेंट है, और बच्चा खुद उसका इनिशिएटिव ले। तो वो लाने के लिए वो एक कॉम्बो जो क्रिएट करना है, राइट। उसके लिए कम्युनिटी या माशरे में सबको मेहनत करनी पड़ेगी। अक्सर आप देखेंगे जब, और लोग कर भी रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे हैं, आप अक्सर देखेंगे हम जब कहीं आजकल जो जितने बड़े उलमा हैं उन्होंने भी प्रेशराइज किया कि आप पढ़ाई करें, आप दीनी भी करें, और आप जो सेकेंडरी एजुकेशन और जो भी आगे की एजुकेशन है उसको परस्यू करें। राइट। हमारे माशरे में अभी बहुत ज़्यादा वुमेन एजुकेशन को लेकर भी इनिशिएटिव लिया जा रहा है। पहले एक वक्त था जब लड़कियां इतना पढ़ाई नहीं करती थी नहीं करती कम्युनिटी की, अब लोगों ने बहुत उसके ऊपर एम्फोसाइज देकर, और हम खुद भी हमेशा एम्फोसाइज करते हैं, हमने हमेशा जब भी बात की है तो वुमेन एजुकेशन के लिए बात की है, क्योंकि आप जब देखेंगे एक बहुत पुरानी कहावत है ना कि जब एक लड़का पढ़ता है तो सिर्फ एक लड़का पढ़ता है, बट एक जब लड़की पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता पूरा है। मुआशरा पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो उस चीज़ के ऊपर हमेशा, अब कम्युनिटी में आ गया है, अब लोग कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे हैं, बट थोड़ा सा उसको एक पुश देने की ज़रूरत है, उसको एक धक्के की ज़रूरत है। अगर हम लोग मिल के और करेंगे तो आपने हो जाएगा। यूथ का ज़िक्र किया, एजुकेशन जी, का ज़िक्र किया, तो अगर आप मुमरा साइड में देखें तो एक यूथ जो है बड़े लेवल पर नशे की तरफ है। जी। गोवंडी साइड में देखें, मानकुर में देखें, कुर्ला साइड में देखें, यूथ ड्रग्स और नशे की तरफ बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। साउथ बॉम्बे में क्या हाल है? देखिए साउथ बॉम्बे में टचवुड हमेशा से हमने जब आई थिंक 2012 या 14 के टाइम पर भी जब हमको ऐसा लगा कि नशा ज़्यादा हो गया है, हम जी। हमारी तरफ बढ़ रहा है, जी। तो हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, बहुत सारे इवेंट्स किए हैं। मेरे को याद है जब मैंने नया पॉलिटिक्स ज्वाइन किया था, उस वक्त कई बार कमिश्नर से मीटिंग्स हुई, अमीन भाई ने कई बार कमिश्नर साहब से मीटिंग ली थी उस जी। वक्त के, और उसके ऊपर खुद ऑफिसर्स आ करके हमारे साथ में पेट्रोलिंग वगैरह करके, मेरे को आज भी याद है, मैं काफ़ी यंग था उस वक्त, हज़रत मोइन मियाँ की क़ियादत में हमने एक प्रोग्राम लिया था। हज़रत खुद वॉक करके जहाँ जहाँ पे ड्रग्स का जो बिक्री हो रही थी, जो भी हो रही थी, उनको पता चलता था, तो वो मैं उनके साथ में पूरी टीम, हमारी सब लोग, अमीन भाई की, हमारे एमएलए अमीन पटेल जी की क़ियादत में, और हज़रत मोइन मियाँ की क़ियादत में हम लोग खुद उतरते थे रास्ते पे, उनके साथ जाते थे, राइट। और जहाँ पे ऐसा पता लगता था कि भाई यहाँ पे तस्करी होती है या कुछ होती है, तो पुलिस को लेकर के वहाँ पहुँच जाते थे हम लोग। तो हमने बहुत स्केल के ऊपर ये सब चीज़ों को रोकने के लिए कोशिश की है। हमारे जो लीडरान हैं और हमारे जो कम्युनिटी के जो सदर हैं, उन्होंने भी बहुत कोशिशें की है, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ा है माशरे के अंदर, स्पेशली हमारे साइड पे बहुत फ़र्क पड़ा है। बिल्कुल। इसके अलावा देखिए, मेरा हमेशा ये बिलीव रहा है कि अगर पुलिस चाहे तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अगर कहीं से कमी हो, कोताही हो रही है अगर पुलिस डिपार्टमेंट से, तो सीनियर्स को देखना चाहिए और उसको बिल्कुल। रोक लगानी चाहिए। बट अदरवाइज़ साउथ मुंबई में इतना वॉल्यूम नहीं है इन चीज़ों का। अगर कुछ छोटे-मोटे हद पे है भी, तो आई थिंक पुलिस कैन मैनेज इट वेल। और क्योंकि आप एक यूथ प्रेसिडेंट हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि एक यूथ प्रेसिडेंट की क्या-क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं? देखिए, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सबसे बेसिक, जैसे आप यूथ लीडर आप कह देते हैं, या आप अपने आप, चाहे वो किसी दायरे के थ्रू हो, किसी जी। पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू हो, जी। या आप एनजीओ से एफिलिएटेड हो गए, बाय डिफ़ॉल्ट आप एक आपकी छवि बन जाती है यूथ लीडर की। पहला रोल आपका सबसे बेसिक तो यही हो जाता है कि आप यूथ के रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करें।
हमने करियर गाइडेंस की बात की, हमने जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स के इश्यूज हैं इनकी बात की। सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि पॉलिसी डिजाइनिंग के अंदर आपका रोल क्या है। राइट। आप आपके जो लीडर्स हैं, बड़े लीडर्स हैं, छोटे लीडर्स हैं, जहाँ तक आपका रिसोर्सेज है, जहाँ तक आप पहुँच सकते हैं, जो भी आपका रिसोर्स है, जी। उस रिसोर्स को आप कितना यूटिलाइज करके आप लीडर्स तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, अपनी बात मनवा सकते हैं। जब एक माशरे का यूथ एक साथ खड़ा हो जाता है तो मैंने देखा है कि अच्छे अच्छे लोग घुटना टेक देते हैं। राइट राइट। ठीक है, बिल्कुल। यूथ की ताकत बहुत ज़्यादा बिल्कुल। होती है। तो आपको समझ ये है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी बड़ी हो जाती है। बिल्कुल। आपको यूथ सेंट्रिक बात करनी है, आपका जो यूथ के लिए जो एक जिम्मेदारी आप बोल रहे हैं, आपका जो एक फ़र्ज़ आपका जो है, जब आप अपने आप को यूथ लीडर बोल देते हैं तो आपका फ़र्ज़ ये हो जाता है कि आप उनके सेंट्रिक बात करें, राइट। उनके प्रोविज़न के लिए बात करें। साथ ही साथ ऐसा नहीं कि आप दूसरी चीज़ों की बात नहीं कर सकते, और बिल्कुल। काफ़ी चीज़ें जो यूथ को अफ़ेक्ट करती हैं वो हर किसी को अफ़ेक्ट करती हैं। तो आप जब यूथ के बारे में आप बात करते हो तो आप ऑटोमेटिकली एक कम्युनिटी स्पेसिफिक बात कर ले, जनरलाइज्ड एक कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए बात कर रहे होते हो। जैसे मैंने बोला ट्रैवल के बारे में, राइट। स्टूडेंट्स को ट्रैवल करने में Right. दिक्कत होती है, तो अगर आप ट्रैवल सिस्टम आप इम्प्रूव करोगे तो सिर्फ यूथ थोड़ी ट्रैवल करेगा, हर कोई ट्रैवल करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक लेडी भी ट्रैवल करेगी, एक जेंट्स भी ट्रैवल करेगा, एक हैंडीकैप भी ट्रैवल करेगा। राइट राइट। तो जैसे ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एवरीडे, जो रोज़मर्रा की जो प्रॉब्लम्स हैं यूथ की। एजुकेशंस के ऊपर प्रोविजंस नहीं है, कहीं पे फंड्स रिक्वायर्ड होते हैं बट अवेलेबल नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। तो उन चीज़ों के ऊपर बात करना होती है। और यूथ घुटने टेकने वाली बात जो कही, तो मैंने जी। कहीं सुना था कि कोई कंट्री या देश कितनी तरक्की कर रहा है या जी, उसको डेवलपमेंट कर रहा है, अगर उसको देखना हो तो उसकी यूथ यूथ को को देखो। देखिए, सही बात। और हमारे पास तो यूथ बहुत बड़े लेवल पर है। हमारा तो यूथ ही है भाई, यूथ ही है। वो तो राइट मेजॉरिटी राइट। अगर आप इंडियन पॉपुलेशन आप देखोगे तो तो हम यंगस्टर्स ही हैं। आपको क्या लगता है कि आज की यूथ सबसे ज़्यादा परेशान किस चीज़ से है? कि सबसे ज़्यादा तो बेरोज़गारी से परेशान है, लैक ऑफ एजुकेशन है। ये कुछ एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो, देखिए रोज़ी-रोटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, स्पेशली फॉर अ यंग पर्सन। जब एक बच्चा जब स्कूल कॉलेज से निकल के अपनी घर की ज़िम्मेदारी उठाने निकलता है, आप देखेंगे तो 90-95% पॉपुलेशन हमारा ऑन एवरेज पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन जी रहा है। राइट। ठीक है, तो वो क्यों जी रहा है? अगर आप हम अगर सोशल मीडिया देखते हैं, हम कोई बाहर की कंट्रीज़ देखते हैं, तो हम देखते हैं कि सब यंगस्टर्स की अच्छी लाइफ है, उनके पास बेसिक ट्रैवलिंग फैसिलिटीज़ हैं, उनके पास खाने-पीने के लिए एम्पल अपॉर्चुनिटी है। हमारे यहाँ पे अगर कोई बच्चा घर से बाहर निकलता है, उसके ऊपर ऑलरेडी ज़िम्मेदारी पूरे परिवार की होती है। उसको पूरी राइट। फैमिली की ज़िम्मेदारी उठानी राइट। होती है। उसके बाद में जब वो फैमिली की ज़िम्मेदारी उठाने बाहर निकलता है, उसको सही वक़्त पे जॉब नहीं मिलता, तो वो डिप्रेस हो जाता है, उसका मोरल टूट जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो लाइफ में अचीव करना चाहता है, उसके गोल्स होते हैं, कुछ सेट होते हैं। एक हम भी कॉलेज में होते हैं, स्कूल में होते हैं, तो हम एक ककून के अंदर जी रहे होते हैं। हम एक बहुत कंफर्टेबल लाइफ माँ-बाप ने दी होती है हमको। चाहे राइट। माँ-बाप कितने भी अमीर हो, कितने भी गरीब हो, उन्होंने हमेशा कोशिश किया होता है कि हमारा बच्चा अच्छे से अच्छा खाए, अच्छे से अच्छा पिए, अच्छे से अच्छे फैसिलिटी में रहे। बाप भले नया जूता नहीं खरीदेगा, लेकिन बच्चे के लिए पहले नया जूता खुद राइट। पैसे बचा कर ले आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अपॉर्चुनिटीज़ होती है, बट जब मोमेंट आप घर से बाहर निकलते हो जॉब के लिए, आप देखते हो कि आपके पास तो पहले जॉब ही नहीं है। बिल्कुल। कहीं बहुत मुश्किल से हाथ-पैर मार के कोई जॉब मिल गई, तो सैलरी स्केल इतना कम है, दर इतना कम है। राइट। एक बेसिक सैलरी स्टार्ट हो रही है 15,000 से 16,000 से। बिल्कुल बिल्कुल। 15-16 हज़ार रुपये में घर का भाड़ा नहीं आता, आप घर चलाने की बात कर रहे हो। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और उसके बाद में कुछ जो लोग हैं वो जिनको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल भी जाती है, बट इज़ इट इनफ? हम क्या हमारे जनरेशन के लिए कुछ इनफ कर रहे हैं? गवर्नमेंट इनफ कर रही है? गवर्नमेंट अपने आप से सवाल करना चाहिए कि हम यंगस्टर्स के लिए कर क्या रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सही है। और जो आज के जॉब सीकर्स हैं, जी। स्टूडेंट्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, उनको आप खुद से कैसे कनेक्ट करते हैं? देखिए, आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ साल काम करने के बाद में फ्लोर के ऊपर आपको कनेक्ट करने की रिक्वायरमेंट लोगों से खत्म हो जाती है। लोग आपको खुद कनेक्ट करने लगते हैं, क्योंकि आप फ्लोर पर ही होते हो। राइट। तो आप इतना दूर नहीं हो लोगों से कि आप एक्सेसिबल नहीं हो कि लोग आपको कनेक्ट करें। आप उनके बीच में मौजूद हो, आप पूरा टाइम उनके साथ काम कर रहे हो। बट अगर उस सेंस में आप देखो तो सोशल मीडिया ने बहुत अच्छा एक रोल प्ले किया है। राइट। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, राइट। वर्ल्ड छोटा हो गया है। तो जो लोकल लोग हैं, जो हमारे माशरे के एवरीडे जो एरिया के लोग हैं, उनसे कनेक्ट करना तो कोई डिफ़िकल्टी कभी रही नहीं, क्योंकि हम डेली मिलते हैं, डेली बात होती है। कोई किसी का फ्रेंड है, कोई किसी का फ्रेंड है, तो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। और जब आप यूथ सेंट्रिक काम करते हो, तो आप
एक्सेसिबल ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आप एक्सेसिबल ही होते हो, हर जगह पे आपका फ़ोन नंबर है, आपका सोशल मीडिया का नंबर है, इंस्टाग्राम पे आपका नंबर है, तो आप फ़ोन नंबर लेकर आप इट्स वेरी इजी टू कनेक्ट नाउ डेज। और साउथ बॉम्बे में जो कांग्रेस है वो सिर्फ पोस्टर तक सीमित रह गई है या ग्राउंड लेवल पर भी काम कर रही है? देखिए कांग्रेस पार्टी की हमेशा आइडियोलॉजी रही है, और आप देखेंगे भी, मैं आपको जब हमारा सेशन चल रहा उसके पहले आप कुछ हम डिस्कस कर रहे थे, आपको फोटोज वगैरह भी दिखाया है कि हमने कोविड में क्या काम किया, हमने आफ्टर कोविड क्या काम किया, हम साल के 12 महीने क्या काम करते हैं। तो एक पर्सपेक्टिव है कि ठीक है पॉलिटिकल पार्टीज काम नहीं करती है, कांग्रेस पार्टी काम नहीं करती है, अगर तो उसके लिए तो देखो जिसने जो अंधभक्त हैं उनको आप कितना भी कोशिश करोगे तो वो सेटिस्फाई तो होना है। तो आप उनसे सवाल करोगे तो वो कुछ और जवाब देंगे। हम फ्लोर के ऊपर हैं, हमारे पास हमारे इवेंट्स होते हैं, हम सोशल मीडिया पे डालते हैं, आप उसको अटेंड भी कर सकते हो, देख भी सकते हो, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि अब खुद से खुद की तारीफ करना सेंसिबिलिटी नहीं होती। तो आप खुद ऑब्जर्व करिए, आप इंडस्ट्री में हो, आप खुद देखिए और उसके बाद में डिसाइड करिए कि हम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। लेकिन फिर भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसा कोई कैंपेन या कोई इवेंट आपने कंडक्ट किया हो यूथ के लिए जिससे आपको लगा हो कि यूथ में कुछ फर्क आया उससे? देखिए फ्रॉम डे वन हम काम कर रहे हैं, जब से यूथ कांग्रेस ज्वाइन किया तब से काम कर रहे हैं, उसके पहले से भी काम कर रहे हैं। बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे इवेंट्स हमने ऑर्गेनाइज़ किए हैं। अभी हाल ही में अमीन भाई ने, हमारे लीडर ने, एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था जश्न ख़वातीन का, तो वुमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम था। क्या बात है। तो हमने वो प्रोग्राम किया। उसी तरीके से हमने यूथ के लिए जो यूथ सेंट्रिक करियर गाइडेंस प्रोग्राम्स होते हैं, या डॉक्यूमेंटेशन कैंप्स होते हैं, या एजुकेशन कैंप्स होते हैं, हम करते ही रहते हैं। इट इज़ एवरीडे थिंग, कोई नई चीज़ नहीं है उसके अंदर। और कांग्रेस की लीडरशिप में अगर आपको कोई मेजर डिसीजन को चेंज करना हो? देखिए इतने बड़े लीडर तो है नहीं कि कुछ चेंज करना सोचें या करने की कोशिश करें, मगर ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है यूथ कांग्रेस का हमको मिला है, ठीक है, तो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि लोग उसके अंदर इन्वॉल्व कैसे हों और पार्टिसिपेट कैसे करें। तो पार्टिसिपेशन के लिहाज से हम कोशिश करेंगे कि भाई लोग थोड़ा सा ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, पॉलिटिक्स में यंग जनरेशन आए, यंग बच्चे आए, यंग लड़के आए, लड़कियां आए, ताकि देखिए राहुल जी ने हमेशा कहा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो हम उसमें बहुत दिलो जान से बिलीव करते हैं, और सबको अपना अपना उसमें शेयर मिलना चाहिए। यंगस्टर्स को भी मिलना चाहिए, सीनियर लीडर्स को भी मिलना चाहिए, महिलाओं को भी मिलना चाहिए। और अभी आपने राहुल जी का नाम लिया तो मुझे याद आया कि अभी जो कर्नाटका में हुआ है जी, उस पर आपके क्या व्यूज़ हैं? देखिए किस स्पेसिफिक मुद्दे में आप बात कर रहे हैं? जो वोट्स के बारे में जो आप बोल रहे हैं, जो वोट का असेंबली के बारे में बात कर रहे हैं अगर, तो देखिए वोट की चोरी तो राहुल जी ने स्कैम जो डिस्कवर किया है वो बहुत प्रोमिनेंट हिस्टोरिक चीज़ हो गई है जी। हर जगह पे आप सोशल मीडिया खोलेंगे तो आपको हर जगह पे वही दिखाई देगा जी। तो इतने बड़े मार्जिन के ऊपर इतनी बड़ी देश में अगर चोरी हो रही है और इलेक्शन कमीशन चुप बैठा है, राइट, तो किसके इशारे पे चुप बैठा है वो हमको वोकली बोलना पड़ेगा, हमको उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। राइट, अगर हम चर्चा नहीं करेंगे, हम बात नहीं करेंगे, हम उसको ज़मीन पे ग्रास रूट पे लेकर नहीं जाएंगे तो लोगों के पास अवेयरनेस नहीं होगा। आप सोचिए एक कमरा है जिसमें 80, एक छोटा सा कमरा है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, उसमें 80 लोगों का वोटर रजिस्ट्रेशन किया गया है। राइट, अगर आप आज अपने घर पे एक्चुअल में आप रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो आपको चप्पल घिस जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, और वहाँ पर 80 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया और इलेक्शन कमीशन सोया हुआ है। राइट, तो कोई ना कोई तो कॉन्स्पिरेसी आपको दिखाई दे रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो कॉन्स्पिरेसी को अनकवर करना चाहिए, उसको उनको काम करना चाहिए उसके ऊपर। साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोकल लोग हैं उनको भी अवेयर होने की ज़रूरत है कि अगर ऐसा कोई चीज़ आपके आजू बाजू में हो रहा है तो आप वो ऑफिशियल्स तक लाओ, आप उनको पहुंचाओ, आप उनको बताओ, आपको हाईलाइट करने का उस ऐसे इश्यूज़ को ज़रूरत है। अगर आप उस चीज़ों को हाईलाइट नहीं करोगे तो सिस्टम तक, डिपार्टमेंट्स तक के ये बात जाएगी नहीं कि लोग अवेयर हैं। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और 2014 में जब सरकार चेंज हुई थी जी, तो आपको क्या लगता है उस टाइम पे कांग्रेस में क्या लूप होल था जिसकी वजह से लोगों ने बीजेपी को चुना? देखिए जो एक तो ये साइकिल है कि पावर शिफ्ट्स होते हैं हमारे देश में। कभी भी लोगों ने डेमोक्रेसी का सबसे खूबसूरत बात जो ये है कि जब लोग किसी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो उनके पास एक हिम्मत है, एक जरिया है उसको चेंज करने का। बिल्कुल बिल्कुल। अब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो बीजेपी की थी
जिस तरीके से उन्होंने मार्केटिंग की अपने आप की, राइट जिस तरीके से उन्होंने वादे किए, झूठे वादे जो किए, राइट राइट वो करने की हिम्मत कांग्रेस ने कभी की नहीं। बिल्कुल ठीक है, हमने कभी ये सोचा नहीं कि हम लोगों को झूठे आश्वासन, झूठे वादे कर दें जी और उसके नाम पर वोट ले लें। लाड़की बहन योजना जी राइट जिसने बहुत लोगों का ध्यान भटकाया, लोगों को बहुत वोट्स को मैनिपुलेट किया, वोट्स को डिफरेंशिएट किया, और उसके बाद में इलेक्शन होने के बाद में उसको बंद कर दिया गया। जो हमको पता था बंद होगा, हमने तो हमेशा उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है कि आज बंद होगा, कल होगा, परसों होगा, हमने हमेशा बोला है बंद होगा। आप देखिए बंद हो चुका है। साथ ही साथ 15 लाख रुपए किसके किसके अकाउंट में आए, काला धन किसके अकाउंट में आया? बीजेपी ने वादा किया था ना 15 लाख रुपए आएगा आपके अकाउंट में, किसके अकाउंट में आया? एक आदमी बता दो मुझे कि गवर्नमेंट ने 15 लाख रुपए किसी के अकाउंट में डाला क्या? राइट तो खाली जुमलेबाजी और ये सब करके आप अगर वोट ले लोगे तो वक्ती, आई थिंक ये देखो, झूठ की एक लिमिट होती है, एक लाइन होती है, एक ड्यूरेशन होता है कि तब तक आपका झूठ चल सकता है। राइट राइट कुछ दिन के बाद वो खत्म हो जाता है। अच्छी मार्केटिंग के साथ में अगर आप अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर पाओगे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। कांग्रेस पार्टी कभी अपने आप को मार्केट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमने काम किया है, बिल्कुल लोग हमारा काम जानते हैं। बिल्कुल वो कुछ वक्त के लिए इनके वादों में, इनकी झूठी बातों में आ जाते हैं। राइट वो जब लोग समझ जाते हैं, अभी जनता अवेयर हो चुकी है, देख चुकी है कि क्या वादे होते हैं, क्या सच्चे होते हैं, क्या झूठे होते हैं। अब ऑटोमेटिकली शिफ्ट नॉर्मल है, वापस शिफ्ट आ जाएगा। अभी जो कांग्रेस जिस हालत में है और बीजेपी की हालत सब जानते ही हैं, जी, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस कम बैक कर पाएगी वापस? ये कम, मैंने आपको बोला डेमोक्रेसी की खूबसूरत बात यही है। जी हम हमेशा डेमोक्रेसी के फेवर में, राहुल जी ने हमेशा संविधान बचाने के लिए लड़ाई की है ना। जी कोई पर्सनल लड़ाई तो है नहीं। जी कोई एक इंसान है जो हजारों किलोमीटर चल रहा है आपके और मेरे लिए, उसका एफर्ट, उसकी कुर्बानी। तो क्या जरूरत है सुबह 5 बजे 4 बजे उठ के 25 किलोमीटर 50 किलोमीटर आपके लिए चले, राइट ताकि लोग अवेयर हो कि देश में क्या हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल उनको क्या जरूरत थी राहुल जी की? राइट उन्होंने आपके लिए किया, मेरे लिए किया, हमारे जैसे सारे यंगस्टर्स के लिए किया जो परेशान है इस गवर्नमेंट से, जिनकी अपॉर्चुनिटीज एक हार है। ये अपॉर्चुनिटी उठा उठा के बीजेपी को, और बीजेपी के लोग उठा उठा के इनको अडानी अंबानी को बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हमेशा से हमने देखा है ना क्या हो रहा है। राइट चाहे वो धारावी प्रोजेक्ट हो या वो कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसके अंदर कोल स्कैम आपने देखा होगा, जो कोल एजेंसी हमारी उन्होंने उठा के दे दी। जी 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 तो ये सब तो ओवरनाइट जो चीज़ें ये करते हैं प्राइवेटाइजेशन के जरिए से, इंडस्ट्रियलिस्ट को पैसे वाला बनाने की जो उनकी साजिश है, वो तो हमेशा से हम जानते ही, हम देख ही रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि चीज़ें क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही है। और जैसे मैं आपसे कम बैक का क्वेश्चन पूछ रहा था, तो अगर कम बैक कर लेती है वापस कांग्रेस, जी, तो कांग्रेस के पास इंडिया को लेकर, यूथ को लेकर, लोगों को लेकर क्या क्या न्यू न्यू आइडियाज या एजेंडा क्या क्या है उनके पास? देखिए एजेंडा तो सबसे पहले तो हमेशा जो रहे हैं, जो हमेशा से हमारे जो इश्यूज रहे हैं, राहुल जी ने हमेशा कहा कि सबको अपनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ठीक है, जाति जनगणना के बारे में हमने बात की। राइट गवर्नमेंट ने उसको बहुत ज़ोर से अपोज किया कि भाई नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, फिर खुद नहीं ले आए उन्होंने। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है, हमारी पॉलिसीज़ जो है, वो हमेशा जो देश को आगे बढ़ाने वाली पॉलिसीज़ रही है। ठीक है, तो जो भी एज पर रिक्वायरमेंट, जो डेली रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उस हिसाब से योजनाएं बनती रहती हैं। जब पावर में आते हैं तो उस वक्त की जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से पॉलिसी डिज़ाइन होती है। और हमेशा जो राहुल जी ने वादे किए वो तो पूरे किए ही हैं, आप जानते हैं। और आपके हिसाब से जो स्टूडेंट यूनियन होता है जी, वो कितना इफेक्टिव होता है? देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको बोला यंगस्टर्स की जो पावर है वो अच्छी अच्छी हुकूमतों को झुका देती है। राइट तो उसी तरीके से स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो है वो एक मीडियम है पॉलिटिक्स के उभरने का। आप देखिए बड़े बड़े लीडर, आप हिस्ट्री उठा के देखिए तो बड़े बड़े लीडर स्टूडेंट पॉलिटिक्स से, यूथ पॉलिटिक्स में और यूथ पॉलिटिक्स से बेसिक पॉलिटिक्स के अंदर आप उनको देखेंगे कि वो आए। राइट तो हमेशा से स्टूडेंट विंग्स का, स्टूडेंट पॉलिटिक्स का बहुत ज़ोरदार असर रहा है। बिल्कुल और स्पेशली हमारे देश में तो आप देखेंगे तो हमेशा से स्टूडेंट्स ने रिवॉल्यूशनाइज किया ही है चीज़ों बिल्कुल को। बिल्कुल राइट है। और इलेक्शन के टाइम पर आप अपनी टीम को कैसे प्रिपेयर करते हैं, या कोई स्ट्रैटेजी है जिसके पीछे आप काम करते हैं? देखिए स्ट्रैटेजी तो हर जगह पर स्ट्रैटेजीज तो होती ही हैं, कोई डिनाई नहीं कर सकता कि आप जब एक इलेक्शन लड़ते हैं या आप कोई बिजनेस भी करते हैं या कोई आप अपना
पर्सनल काम भी करते हैं, चाहे शादी घर की हो, तो हर चीज़ में एक स्ट्रैटेजी तो रिक्वायर्ड होती है। तो उस तरीके से जिस तरीके से रिक्वायरमेंट होती है आप प्लान करते हैं। बस ये होता है कि आपकी टीम अगर स्ट्रांग है, लोग आपके साथ जुड़े हैं, लाइक माइंडेड लोग आपके साथ जुड़े हैं, जो अपने मुफाद के लिए काम नहीं कर रहे हैं, जो कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे लोग आपके साथ अगर जुड़े हैं तो मुझे लगता है कि आपको बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है। तो मैं हमेशा से बिलीव करता रहा हूँ कि अगर आप लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल होते हो तो आप सक्सेसफुल नहीं होते हो, आपकी टीम सक्सेसफुल होती है, आपके साथ जो लोग जुड़े होते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं, उनकी आइडियोलॉजी सक्सेसफुल होती है। राइट। एक आम दिन में और जो इलेक्शन डेज आते हैं जी। उन दोनों में कितना फर्क है? देखिए फ़र्क बहुत ज़्यादा तो नहीं होता इन टर्म्स ऑफ काम, क्योंकि आप वही कर रहे होते हो मोटा मोटा ब्रॉडली कि आप जो काम कर रहे होते हो, बट ये होता है कि आपका जो शिफ्ट होता है फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग द वर्क टू अवेयरनेस ऑफ वर्क। हम नॉर्मली जो काम कर रहे होते हैं हम उसको एक जैसे अभी आज हमने कोई कैंप कर लिया तो हम उसको रिलैक्स मोड में वो कैंप को कर लेते हैं कि चलो ठीक है कैंप चल रहा है, हो रहा है, हम उसको प्रमोट नहीं करते हैं, हम उसको लोगों तक पहुंचाते नहीं है। जब इलेक्शन नज़दीक आता है तो प्रचार मोड में चले जाते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि जो काम हमने साल के 12 महीने किया, जो पिछले 5 साल से हम करते आ रहे हैं, राइट, वो लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, तो उसके ऊपर वर्किंग होती है, उसके ऊपर डिस्कशंस होते हैं। हम पब्लिक मीटिंग्स लेते हैं, हम यात्रा लेते हैं, हम रैली निकालते हैं, ताकि हमने जो पिछले 5 साल 365 डेज जो हमने काम किया है 5 इंटू 365 डेज, राइट, जो भी डेज होते हैं पूरे साल में, उतना जो हमने काम किया वो लोगों तक पहुंचे तो पहुंचा है। क्योंकि हम नॉर्मली इतना हम उसको डेडिकेटेडली नहीं पहुंचा पाते, या हम उतने डेडिकेटेड नहीं होते पहुंचाने के लिए, क्योंकि और भी कमिटमेंट्स होते हैं और भी डेली एक्टिविटीज होती है जो कर रहे होते हैं। तो इलेक्शन का वक्त में वो प्रचार ज़्यादा होता है प्रोग्राम्स का। और जो आज का डिजिटल कैंपेनिंग है, जी, क्या वो ग्राउंड लेवल कैंपेनिंग को रिप्लेस कर सकता है? देखिए हमारा देश जो है वो बहुत वर्सेटाइल है, बहुत भिन्न भिन्न किस्म के लोग हैं ना। राइट, तो कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया में बिलीव करते हैं तो वो सोशल मीडिया कनेक्टेड है, कोई है जो न्यूज़पेपर से आज भी कनेक्टेड है तो वो न्यूज़पेपर ही पढ़ेगा, तो उसको ई पेपर नहीं जमेगा। दो लोग शिफ्ट हो रहे हैं राइट, बट उतना वेरिएशन है, तो उस वेरिएशन को मद्देनजर रखते हुए हमको ध्यान देना पड़ता है कि हम जो फ्लोर कैंपेन्स हैं, जो फिजिकल कैंपेन्स हैं, उसको भी उतना डेडिकेटेडली करें जितना हम सोशल मीडिया तो मेट्रो डेवलपमेंट है, जी। कोस्टल रोड डेवलपमेंट है, वो किस तरह से साउथ बॉम्बे को इम्पैक्ट कर रहा है? देखिए एस्पेक्ट्स हैं, प्रोज और कॉन्स हर चीज़ का होता है। बिल्कुल, डेवलपमेंट आना बहुत अच्छी चीज़ है, मैं हमेशा प्रो डेवलपमेंट रहा हूँ और रहूँगा। साथ ही साथ हमारे पास जो पुरानी चीज़ें उनको मेंटेन करना वही बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ दिन पहले इंडिया लाइव टीवी पे एक इंटरव्यू चल रहा था, उसमें भी मैंने यही कहा था कि डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है बिल्कुल, कि डेवलपमेंट आए, ब्रिजेस बने, कनेक्टिविटी बढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट। बट साथ ही साथ आपको देखना पड़ेगा कि जो पुराने रोड्स हैं, पुराने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पुराने जो ब्रिजेस हैं वो गिरते जा रहे हैं, आप देखेंगे ऑल ओवर महाराष्ट्र या ऑल ओवर द कंट्री आप देखेंगे तो जो पुराने ब्रिजेस हैं वो कहीं यहाँ कहीं कहीं सूरत में गिर रहा है, कहीं गुजरात में गिर रहा है, कहीं यूपी में गिर रहा है, ब्रिजेस गिरते जा रहे हैं। राइट, राइट, आप नया ब्रिज बना रहे हो ठीक है, बट आप जो पुराना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप रखने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए आप क्या कर रहे हो? अगर आपका जो हार्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारा ट्रेन है, मुंबई का लोकल ट्रेन है, बिल्कुल, आप लोकल ट्रेन को इम्प्रोवाइज करने के लिए क्या कर रहे हो? पहले तो आप वो कर लो, मेट्रो तो बन जाएगी, राइट, ठीक है, वो बन जाएगी, वो बन जाए, बट इसको मेंटेन करने के लिए, इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए आप क्या कर रहे हो? बिल्कुल, वो भी इम्पोर्टेंट है। राइट, आप नया ब्रिज बना रहे हो, अभी समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे, आप अगर जाएंगे तो आपको रोड कम दिखेगा, खड्डे ज़्यादा दिखेंगे। नया रोड है, नया प्रोजेक्ट है, राइट, राइट, ठीक है। तो कोई अगर आप में से, आपके या कोई दोस्त में से, अब आप में से कोई वो रोड पे ट्रैवल करता होगा राइट, तो आप एक दिन उनसे फोटो मंगा लेना, एक वीडियो मंगा लेना आपके लिए, तो आपको मालूम पड़ेगा कि रोड की हालत क्या है। राइट, राइट, तो जो नया ब्रिज बन रहा है, जो नया रोड है, कौन से कंपनी को आपने टेंडर दिया, किस बेस के ऊपर आपने टेंडर दिया, कोई स्क्रूटिनी नहीं है, कोई विजिलेंस नहीं है। राइट, तो नए प्रोजेक्ट जैसे कि किस काम के, जिस प्रोजेक्ट के अंदर शुरू होने से पहले रोड कम दिख रहा है, खड्डे ज़्यादा दिख रहे हैं, क्या गारंटी है कि वो 10 साल सर्वाइव करेगा ब्रिज? बिल्कुल, बिल्कुल, अभी आप अंधेरी के जो ब्रिजेस है, अंधेरी का ब्रिज का एक मामला बहुत जोर से हुआ, वो ब्रिज का आप मामला देखो, रोड पूरा खड्डों से भरा हुआ था। एक तो उन्होंने पहले स्टार्ट नहीं किया, लेट स्टार्ट किया,
उसको स्टार्ट करने के बाद में भी गोखले ब्रिज है आई थिंक, राइट। तो उसमें दुनिया भर के प्रॉब्लम्स थे। रोड कुछ गलत ही बन गया, कुछ उल्टा ही बन गया, उन्होंने जो बनाना शुरू किया कुछ और ही बन गया उनसे। तो ये जो प्रॉब्लम्स है, जो बेसिक प्रॉब्लम्स है, उसको आप ठीक नहीं कर पा रहे हो। और अभी आपने टेंडर का नाम लिया तो मुझे अचानक याद आया कि इन दिनों जो एसएससी स्टूडेंट्स, स्टाफ सर्विस सिलेक्शन स्टूडेंट्स के लिए जो चीज़ें सोशल मीडिया पे देखने को मिल रही है, जिस तरह से एक आतंकवादी को घसीटा जाता है, मारा जाता है, उस तरह से टीचर्स को घसीट कर पुलिस वैन में रखा जा रहा है और स्टूडेंट को पीटा जा रहा है, तो इस पर आप क्या व्यू रखते देखिए, हैं? ऑब्वियसली तो हर किसी का सेम ही व्यू होगा, मेरा क्या, हर किसी का इंक्लूसिव व्यू होगा कि कोई क्रिमिनल्स तो है नहीं, राइट। कोई अपने हक की बात करने आया बिल्कुल, है, बिल्कुल। उसको आप जानवरों की तरह मार रहे हो, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हो? मैंने आपको कहा ना कि लोग अवेयर हो गए हैं, बीजेपी की जो स्ट्रैटेजीज और चीज़ें हैं उसको लोग आप समझ रहे हैं। तो अब आपने एक हाथ से दानव क्रिएट किया है, बिल्कुल, तो अब उसको आपको ब्रिंग डाउन भी आपको ही करना पड़ेगा, और कोई आएगा नहीं आपके लिए करने के लिए। बिल्कुल, लोगों के पास ताकत है, संविधान ने आपको वोट करने की ताकत दी है, बिल्कुल, बिल्कुल, आपका वोट ही वो चीज़ें बदल सकता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप सोच समझ के डेवलपमेंट के लिए आप वोट करिए, वादों के लिए वोट मत करिए। आपने वादे देख लिए पिछले कई सालों में, राइट, क्या वादे हुए और कितने राइट, पूरे हुए उसमें से, ठीक है? तो उसके लिए कोई मतलब नहीं है ऐसा करके। बिल्कुल। और आज की यूथ जो है समझदार भी हो गई बहुत है। समझदार हो गई है, इतने बहुत सारे ज़्यादा मामले समझदार हो देखे गई है। हैं और इतने सारे मामले देखने के बाद हर इंसान को ठोकर लगना ज़रूरी होता है एक ना एक बार। तो अब तक जितनी गलतियाँ हो गई ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से हम अपने पॉडकास्ट के ज़रिए सबको यही पैगाम देना चाहेंगे कि अगली ज़रूर। बार बटन दबाने से पहले ज़रूर सोचें। 2 बार सोचिए आप। बिल्कुल। आप इंडिपेंडेंट लोग हैं, हम लोग कोई बंधुआ मजदूर नहीं है कि राइट। कोई एक जन वोट कर रहा है, एक कम्युनिटी वोट करी तो हम पूरा सब बिल्कुल, भेड़ चाल बिल्कुल। में और उसके अपने पीछे ही जो चलेंगे। लीडर्स हैं वो एजुकेटेड लीडर्स को चुनें। जी, बहुत ज़रूरी है, एजुकेटेड लीडर्स को चुनिए, एजुकेटेड के साथ में काम करने वाले लीडर्स को चुनिए। बिल्कुल, ज़रूरी नहीं कि एजुकेटेड लीडर हो तो काम कर रहा हो, बिल्कुल, ज़रूरी तो कोई मैंडेटरी फैक्टर नहीं है। आप काम करने वाले लीडर को चुनिए जो आपकी आवाज़ हो, जो आपके बीच में एक्सेसिबल हो, राइट। जिस तक आप पहुँच सको, जिसको आप आपका काम बोल सको, वो सुनने के अंदर उसमें पेशेंस हो। बिल्कुल, बिल्कुल। और देखिए बॉम्बे का कमाटीपुरा एरिया जो है, वो बॉम्बे का एक जाना-माना एरिया जी। है। बीच में उसके नाम बदलने को लेकर डिमांड उठाया गया। तो आप इस व्यू को कैसे देखते हैं कि देखिए, फिर वही बात आ जाएगी कि जब अब बार-बार हम लोग वही बात कर रहे हैं कि देखिए, जब इनके पास कोई काम बचता नहीं राइट, दिखाने के लिए, तो ये ले आते हैं हिंदू मुस्लिम, ये ले आते हैं यूपी गुजराती, ये ले आते हैं नामकरण की पॉलिटिक्स, ठीक है? तो लोगों को ये समझना पड़ेगा, हमको ये समझना पड़ेगा कि डेवलपमेंट हमारे बच्चों को आगे बढ़ाएगा, ना कि नाम चेंज करने से, राइट। ठीक है? गुलाब का फूल ही रहने वाला है, आप उसकी खुशबू तो चेंज नहीं कर पाओगे। नहीं, राइट है। काम जो है वो डेवलपमेंट पे हो तो बेहतर है। नामकरण की पॉलिटिक्स ज़्यादा दिन नहीं चलती, चलती है कुछ वक्त तो चलती है। कुछ लोग होते हैं जो लोग होते हैं जो किराए पे बुलाए हुए होते हैं, वो मैनिपुलेट करते हैं चीज़ों को, माहौल बनाते हैं। मीरा रोड में आपने देखा प्रॉब्लम्स हुई, राइट, दिल्ली में आपने देखा प्रॉब्लम्स हुई। कुछ हद के लिए कुछ वक्त या चलती है ये चीज़ें, बट ये लॉन्ग टर्म में नहीं चलने वाली। लोग अभी अवेयर हो चुके हैं। राइट, तो ये स्ट्रैटेजीज बहुत घटिया स्ट्रैटेजीज है, ये करनी भी नहीं चाहिए। वोट बैंक की जो राजनीति है, नामकरण की जो पॉलिटिक्स है, अच्छी पॉलिटिक्स नहीं है। और क्या आप ये मानते हैं कि साउथ बॉम्बे में जी। जो पुलिस का एटीट्यूड है वो बायस्ड है कुछ एरियाज़ को लेकर, माइनॉरिटीज़ के एरियाज़ को लेकर? देखिए, मुझे नहीं लगता कि वो ब्रॉडली थोड़ा सा बायस्ड है, बट बहुत बड़ा फैक्टर होता है हाउ यू कम अक्रॉस, राइट, ठीक है? अगर आप एजुकेटेड हो, आपकी लैंग्वेज सही है, आप तमीज़ से किसी से बात करोगे, तो मुझे नहीं लगता कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम आएगी। बिल्कुल, अभी आप पुलिस स्टेशन में जाके अगर उनसे अरे तुरे करोगे, तो वो भी ऑफेंड हो जाते हैं कि अरे ये किससे बात कर रहा है, किस भाषा में बात कर रहा है, ठीक है? तो जब एजुकेटेड दिखोगे, आप एजुकेटेड आप अपने आप को प्रेजेंट करोगे, तो ऑटोमेटिकली जो सामने वाला उसका रिस्पॉन्ड करने का तरीका चेंज हो जाएगा आपसे। और आप जितनी देखिए, हमारा तो कल्चर ही रहा है इज्जत देना। राइट, आप अगर सामने वाले को इज्जत दोगे, तो मेरे को ऐसा नहीं लगता है कोई ऐसा इंसान होगा दुनिया में जिसको आप रिस्पेक्ट दोगे तो वो आपसे बदतमीजी से या बिल्कुल, बिल्कुल। झिड़क के बात करेगा। बिल्कुल, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, हर जगह पे एक्सेप्शंस होता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एक्सेप्शंस नहीं है, कि ये एकदम मैं खारिज कर रहा हूँ बात को।
बट मेजोरिटीली हम पर भी कुछ हद तक की चीज़ें डिपेंडेंट होती है। अगर मैं ट्रैक टी शर्ट में उठ के कोई स्कूल में चले जाऊँगा, कोई फंक्शन में चले जाऊँगा, तो आप बोलोगे अरे कैसा आदमी है, ट्रैक टी शर्ट में यहाँ पर आ गया। तो उसी तरीके से आप अगर पुलिस स्टेशन जा रहे हो किसी काम के लिए, ठीक है, या आप कोई अपनी बात रखने जा रहे हो या कोई प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हो, आप अपने आप को प्रेजेंट किस तरीके से करते हो, आप बात किस तरीके से करते हो, आप स्पेसिफिक पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हो कि आप भाषणबाजी कर रहे हो, तो वो पुलिस समझती है। वो इतने टाइम से उस काम में, जैसे क्या होता है कि आप गलत चीज़ रिप्रेजेंट करने जाओगे, राइट, गलत चीज़ के लिए आप पुलिस के पास जाओगे, फिर आप पुलिस को ब्लेम करोगे कि पुलिस हमारा साथ नहीं देती। आप पहले अपना टेक्निकल सही कर लो, आपके डॉक्यूमेंटेशन सही कर लो, आप जिस काम के लिए जा रहे हो उसका जो लॉजिस्टिक्स और टेक्निकल ग्राउंड है आपका, वो क्लियर कर लो। अगर आप लॉयर हायर कर सकते हो तो आप लॉयर से डिस्कस कर लो राइट, कि ये हमारा इशू है, इसमें कैसे जाना चाहिए। या कोई आपका समझदार आदमी होगा एरिया का, या आपका कोई बड़ा होगा फैमिली का, उससे मशवरा कर लो कि भाई इसमें किस तरीके से जाना है। उसके बाद में आप पुलिस स्टेशन जाओ, उस पर पुलिस से बात करो। वो आपसे किस तरीके से बदतमीजी करेंगे मुझे नहीं समझ में आता। बिल्कुल, हाँ, एक्सेप्शन कहीं पे हो जाता है, कोई तू में हो जाती है, तो उसके बाद हम लोग हैं मदद करने के लिए। कोई ऐसा इशू हो जो जेन्युइन हो, पुलिस आपका बात नहीं सुन रही है, आपका जेन्युइन कॉज है, आपके साथ में नाइंसाफ़ी हो रही है, कोई गलत चीज़ हो रही है, तो आई थिंक हर एरिया में कोई ना कोई प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन होता है जो आपकी मदद करने रेडी होता है। कोई ऐसी जगह नहीं होती जहाँ पे अगर आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है और आपकी पुलिस नहीं सुन रही है, तो उसका रास्ता नहीं है, ऐसा मुझे नहीं लगता। अभी तो मैंने कुछ 2 दिन पहले देखा, ट्यूसडेज़ को आई थिंक कमिश्नर साहब ने ओपन दरबार भी शुरू किया है। तो 3:30 का कुछ टाइमिंग है उसका, मैं श्योर नहीं हूँ, बट मैंने कहीं पे देखा। तो इतने सारे प्रोविजंस है आपके पास, आप जाइए। आपकी अगर बात सही है, आपका पॉइंट लीगल है, आपके ऊपर नाइंसाफ़ी हुई है, आप पे जुल्म हुआ है, आप आगे लेके जाइए, आप बात करिए आगे ले जाके उसके ऊपर, क्या दिक्कत है। और जो साउथ बॉम्बे का जो एलीट एरियाज है, जी वहाँ पर गवर्नेंस बहुत अच्छा है, क्लीननेस है, जी लेकिन वहाँ पर ऐसे भी एरिया हैं जैसे डोंगरी हो गया, जी मोहम्मद अली रोड हो गया, क्राफर्ड मार्केट है, यहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है। तो देखिए, ये बात से मैं थोड़ा सा ना सहमत नहीं हूँ आपसे। बेसिक फैसिलिटीज़ है, ठीक है, लोग इस्तेमाल नहीं करते कि उसका रीज़न है। देखिए, कमर्शलाइज्ड एरियाज बहुत मिक्स्ड है हमारे यहाँ पे। राइट, प्लस दूसरा जो इशू है वो है स्मॉल हाउसिंग्स। आप देखेंगे कि जो साउथ मुंबई का जो ये इलाका है जहाँ पे ओल्ड टेनेंट्स हैं या जो ओल्ड बिल्डिंग्स है, जो अनरीडेवलप्ड बिल्डिंग्स है, वहाँ पर दिक्कत ये आती है कि घर छोटे छोटे, एक 100 स्क्वायर फीट 150 स्क्वायर फीट का घर है, उसमें 8-8 लोग रह रहे हैं, फैमिली ऑफ 8, फैमिली ऑफ 6, फैमिली ऑफ 10, ऐसी फैमिलीज रह रही है। तो आपको समझना पड़ेगा, जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, इतना छोटा घर है, इसमें अगर हम लोग 8 लोग रहेंगे तो ऑटोमेटिकली दिक्कत आएगी, स्पेस नहीं रहेगा मूवमेंट का, कचरा रखने के लिए जगह नहीं होगी। आप अगर कफ रेट जाएंगे या कुलाबा जाएंगे या मेट्रो जाएंगे, जो बेटर डेवलप्ड एरियाज है, आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे घर बड़े होते हैं, लोग रहने वाले कम होते हैं। राइट, पर कैपिटा जो पर स्क्वायर फीट रेजिडेंशियल जो एरिया होता है, राइट, स्क्वायर फीट एरिया होता है, वो बड़ा होता है। लार्जर एरियाज में लोग रह रहे हैं, राइट, उनका डस्टबिन की प्रोविजन होती है, उनके पास स्पेसेस होती है कि वो कचरा डंप कर सके। डस्टबिन उनकी डेडिकेटेड डंपिंग जगह होती है, स्टाफ उठा के वो वहाँ पे रख देता है बीएमसी का, फिर वहाँ से दूसरी टीम आती है, वो उठा के उसको डिस्पोज करती है। तो सेम इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ पर भी है, बट हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि मार्केट प्लेसेस बहुत ज़्यादा है, कमर्शियल मार्केट्स बहुत ज़्यादा है, बाहर से लोग बहुत आते हैं, ठीक है। तो ये जो फैक्टर्स है एवरीडे, मेरे को लगता है अगर आप मोटा मोटा खाली आप मोहम्मद रोड का पैच देखोगे, जवेरी बाजार, राइट, क्रॉफर्ड मार्केट, मनीष मार्केट, मोहता मार्केट जो क्लोथिंग का मार्केट है, फिर आप कमाटीपुरा में जाओगे तो वहाँ पे भी कपड़े का मार्केट है, 8वीं गली 7वीं गली जो एरिया पड़ता है वहाँ पे सब मार्केट्स है, राइट, ठीक है। तो आप अगर मोहम्मद अली रोड, क्रॉफर्ड मार्केट और आपका ये एरिया ही देख लोगे, भिंडी बाजार, नल बाजार, डोंगरी मार्केट, आप ये सब जगह देखोगे तो इतने मार्केट प्लेसेस हैं, ऑल ओवर इंडिया लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। अब आप लोकल रेसिडेंट्स से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो साफ सफाई रखेंगे। तो जैसे आपने बताया कि यूथ लीडर्स कांग्रेस में इलेक्टेड होते हैं, जी, तो ये तो मैं खुद भी मतलब पहली बार ही सुन रहा हूँ, तो जी। ये क्या प्रोसेस होता है इसका? तो बहुत मजे का प्रोसेस होता है कि एक क्राइटेरिया है, 18 to 35 का एक क्राइटेरिया है जी, तो आप जब इलेक्शन लड़ते हो तो यू हैव टू बी अंडर 18, 35 सॉरी, 35, बिटवीन 18 to 35 35, आपका एक एज ग्रुप दिया हुआ है। राइट, उसके बाद आपको मेंबर्स बनाने होते हैं पार्टी के, राइट, या बने हुए मेंबर्स हो या आप नए बनाओ, वो डज नॉट मैटर।
तो फिर उसके बाद में आपसे उनको वोट अपील करनी होती है, फिर वो वोट अपील करते हैं, ठीक है। फिर एक 30 डे का प्रोसेस होता है जिसमें आप मेंबर्स से वोट करवाते हो। तो जब वो मेंबर्स वोट कर लेते हैं फिर स्क्रूटिनी होती है, एक प्रोसेस होता है कि वोटर्स जेन्युइन है कि नहीं है, मेंबर जेन्युइन है कि नहीं है, ये सब ड्यू प्रोसेस करने के बाद में लास्ट में आपका रिजल्ट आता है। तो ये कुछ 2.5-3 महीने का प्रोसेस होता है, तब जाके आप इलेक्शन लड़के जीत पाते हो। क्या बात है, बहुत अच्छी बात बताई आपने। और ये उनके लिए कारामद बात है जो नए लोग आना चाहते जी हैं। एग्जैक्टली ये राहुल जी ने शुरू किया था और इसके पीछे आइडियोलॉजी भी यही थी उनकी कि एक साधारण सा आदमी जिसके पास कैपेबिलिटी है बट प्लेटफॉर्म नहीं है, उसको प्लेटफॉर्म देने का इंटेंशन था। उन्होंने एक जरिया बनाया यूथ कांग्रेस को कि नए लीडर्स, अननोन फेसेस, जो जैसे मैं था, मैं पॉलिटिकली एफिलेटेड नहीं था, कुछ एक्टिव नहीं था, मेरा दिल था कि मैं कुछ लाइफ में बनूं, मैं कुछ पॉलिटिकली करूं। बिल्कुल। तो मैंने कोशिश की और मेहनत की, उसके बाद में ऊपर वाले ने अपॉर्चुनिटी दी तो लड़े और जीत कर आए। और बहुत सारे लोगों का क्रेडिट भी है। बहुत सारी पार्टीज हैं जी। और आपके ताल्लुकात मेरे ख्याल से जो वारिस पठान हैं उस तरफ भी आपके ताल्लुकात हैं, उनसे जान पहचान है। तो आपने उन सब की पार्टी ज्वाइन करने की बजाय कांग्रेस को ही क्यों चुना? देखिए, हम जब राइट विंग्स के अगेंस्ट हैं तो हम सारे राइट विंग्स के अगेंस्ट हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट सेकुलर पार्टीज। तो हम अगर सेकुलर थॉट प्रोसेस से आते हैं तो मेरे ख्याल में बहुत कम पार्टीज ऐसी है, इक्की दुक्की पार्टीज हैं जो सेकुलर ऑन बोथ साइड्स हैं। ठीक है। तो जब हम हमारा हक मांग रहे हैं तो हमको, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के बेस के ऊपर मांग रहे हैं, ठीक है, तो वो आइडियोलॉजी रखने वाले लोग बस कांग्रेस पार्टी में दिखाई दिए। एसोसिएशंस भी उनसे ही था। तो जब सीखा तो आप जिस पेड़ के नीचे बैठे हो उसी की छाया आपको मिलेगी, दूसरे पेड़ की तो मिलेगी नहीं। बिल्कुल। तो बस यही था कि हम एफिलेटेड थे उन चीज़ों से। आइडियोलॉजी राहुल जी की हमको अच्छी लगी, क्लिक की, तो उस वक्त से हम जुड़े हुए हैं। और लोगों का ये भी मानना है कि जो लीडर्स होते हैं वो सिर्फ वोट के टाइम पर ही दिखाई देते हैं। तो साउथ बॉम्बे में वहाँ पर क्या हाल है इस चीज़ को लेकर? देखिए, ब्रॉडली पॉलिटिक्स हर जगह पे सेम होती है। आप काम कर रहे होते हो साल के 12 महीने, आप फ्लोर पर होते हो। जो पॉलिटिकली एक्टिव लोग हैं, जो कम्युनिटी के लोग हैं, बट जो पॉलिटिक्स जानते हैं या समझते हैं या एफिलेटेड है, वो हैंडफुल लोग होते हैं जो एवरीडे, जैसे कोई सोसाइटी के लोग हैं, कोई बिल्डिंग के लोग हैं। अब हर बिल्डिंग में से हर कोई तो पॉलिटिक्स में एसोसिएटेड नहीं होगा। बिल्कुल। पूरी बिल्डिंग का कुछ काम है तो पूरी बिल्डिंग तो साथ में आकर एक काम के लिए नहीं निकलेगी। अगर बीएमसी जाना है या कोई डिपार्टमेंट में जाना है, कोई काम करवाना है लोगों का, तो कुछ हैंडफुल लोग ऐसे होते हैं जो एक्टिव होते हैं, तो वो डेली एसोसिएटेड होते हैं, वो डेली काम कर रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीजनल होते हैं, जो इलेक्शन के टाइम पे एक्टिव हो जाते हैं। एक माहौल बनने लगता है इलेक्शन का, तो वो इलेक्शन को क्लोजली देखते हैं तो उनको लगता है अरे ये तो नया दिख रहा है। अब आपने भी जब मेरा प्रोफाइल खोला होगा, आपने मेरे जब स्टडी की होगी, तो आपको काम दिखा होगा, तभी आपने मुझे यहाँ बुला के बिठाया है। तो हर पॉलिटिशियन का ये होता है कि कुछ हद तक के काम तो हर कोई करना ही पड़ेगा ना, वहाँ पहुँचना है तो। लोग जानेंगे आपको, पहचानेंगे कैसे अगर आप काम नहीं करोगे तो। और जो अमीन पटेल साहब हैं उनका नाम आप अक्सर लेते रहते हैं, तो आप पॉलिटिक्स में आपने उनसे क्या सीखा है? देखिए, पॉलिटिक्स, मैंने जितनी पॉलिटिक्स में जो भी सीखा है मेरे अब्बा से और उन्हीं से सीखा है। ठीक है। तो अमीन भाई का एक क्वालिटी मेरे को जो सबसे इम्पोर्टेंट लगता है कि उन्होंने बहुत पेशेंस है। क्या बात है। वो हर किसी को बहुत पेशेंटली सुनते हैं, हैंडल करते हैं, चाहे वो लोग हो या कार्यकर्ता हो या परिवार के साथ के जो जितने भी साथ में टीम में लोग होते हैं वो हो। जैसे मैं भी हूँ, हम जब नए होते हैं, हम सीख रहे होते हैं, हमको पता, बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती, हमसे बहुत सारी गलतियाँ भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें सही भी होती है, बट कई सारी चीज़ें गलत भी हो जाती है। तो वो उसको समझ के, आपकी जो कमियां हैं आपको दिखा करके, समझा करके, उससे आपको उभारने की कोशिश करते हैं। तो एक होता है ना कि हीरा एक होता है और फिर उसको तराशना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो कोयले में से किसी को निकालना, फिर उसके अंदर कैपेबिलिटी देखना, फिर उसको ग्रूम करना उस तरीके से, तो उसमें पेशेंस लगता है। इट इज़ नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस। सिमिलरली अगर आपका कोई वोटर है, उसकी कोई दिक्कत है, वो आपके पास आया है, तो मैंने अक्सर बड़े लीडर्स को देखा है, सुनते नहीं है, गुस्सा हो जाते हैं, टेम्परामेंटल होते हैं। तो वो आपको अमीन भाई में नहीं दिखेगा। वो बहुत पेशेंटली सबकी बात सुनते हैं, चाहे वो कोई भी सीनियर पर्सन हो या जूनियर पर्सन हो। चाहे मैं भी सबसे लोएस्ट चेन में, अगर मुझे भी आप काउंट कर लो,
तो Right. अगर मैं भी कोई बात बोल रहा हूँ, हो सकता है गलत हो सकता है इनएक्सपीरियंस हो, राइट, तो लेकिन वो सुनते हैं, फिर उसके ऊपर सोचते हैं, बोलते हैं नहीं ये सही है, ये गलत है, तो वो डिफरेंस बताते हैं, सिखाते हैं। तो ग्रूमिंग एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक गुरु की तरह, मेंटर की तरह, बड़े भाई की तरह जो सिखाना होता है, जो एक अपब्रिंगिंग देनी होती है पॉलिटिकल, वो उतना पेशेंस हर लीडर में नहीं होता है। राइट, साथ ही साथ आपके जो असेंबली के जो लोग हैं, बिल्कुल, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना, उनके सिचुएशन से डील करना, राइट, उनके चैलेंजेस को समझना, उनके साथ में एम्पैथी और सिंपैथी रखना, वो बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि अक्सर ऐसे लोग आते हैं हमारे पास मदद के लिए, जिनके पास कुछ नहीं होता। बिल्कुल, तो अब कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जहाँ पे आपके पास सॉल्यूशन होता है, राइट। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे आपका सॉल्यूशन नहीं होता, आप बहुत परेशान होते हो उसका सॉल्यूशन नहीं। बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। और अगर आप देखेंगे, आप तो जुड़े हुए हैं उनके साथ, हैट्रिक 4th टाइम उन्होंने जी। एमएलए की सीट अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीती है, तो इसके पीछे क्या राज है? देखिए, मैंने कहा आपसे, पेशेंस सबसे इम्पोर्टेंट, तो पेशेंस है, डेडिकेशन है, हार्डवर्क है, बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं जो जुड़े हुए हैं, बट मेरे हिसाब से जो हार्डवर्क और डेडिकेशन से जो काम करते हैं, वो बहुत जो एनर्जी लेवल्स हैं, हम लोग बैठते हैं तो बात करते हैं या फ्रेंड्स आपस में, तो हम लोग देखते हैं, तो जो डेडिकेशन से वो काम करते हैं, जी। यानी उतना एनर्जी लेवल तो शायद मेरे में भी नहीं होता है, तो वो बहुत तो अमेजिंग है। और मतलब उनकी जो आवाम है, वहाँ की जी। जो जनता है, आपके लिए तो वो ईज़ी एक्सेसिबल होंगे, लेकिन वहाँ की आवाम के लिए कितना है? देखिए, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे राइट, अमीन भाई इमामबाड़ा ऑफिस में मिलते हैं, और ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे राइट, कमाटीपुरा का ऑफिस है, वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। हमारे ऑफिस के अंदर डोर्स नहीं लगे हुए। क्या बात है! अमीन भाई की जो ऑफिस है, उसके अंदर जब आप एंटर करोगे तो वहाँ दरवाज़ा नहीं है। जिसको जाना जा सकता है, क्या बात है! जब जाना जा सकता है, जो इश्यूज है वो ले जाके वहाँ पे खड़े होकर बात कर सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा एक्सेसिबल कोई और लीडर आप देख सकोगे, बिल्कुल, अनलेस एंड असेंबली हो या कोई ऐसा प्रोग्राम हो जो जिसमें जाना है। अदरवाइज दोपहर में 11 साढ़े 11 बजे के बाद में वो ऑफिस में ही होते हैं। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो मैं जितने भी साउथ बॉम्बे के व्यूवर्स हैं, उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप नोट कर लें, जो भी अदनान भाई ने बताया है। कभी भी कोई भी इश्यू हो, तो बिल्कुल आप जा सकते हैं उनके पास। और मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि कभी कांग्रेस ने आपको ऐसा मौका दिया है कि आपको नेशनल लीडर से मिलने का मौका, उनसे सीखने का मौका मिला हो, जैसे डायरेक्ट इंटरेक्शन, जैसे राहुल गांधी, खड़गे जी वगैरह हो गए? देखिए, कोविड में जब इशू आया था, जब कोविड आया था, हिट किया था, तो उस वक्त हमको राहुल जी ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप लोग जिस लेवल के ऊपर लोगों की मदद कर सकते हैं, जी, आप लोग मदद करिए। बिल्कुल, तो हमने हमारे अमीन भाई के थ्रू और कई एनजीओ से कोलैबोरेट कर कर हमने फंडिंग्स अरेंज करी, और फूड पैकेट्स, और अपना ऑक्सीजन का जो मशीन आती है वो, और ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह पहुंचाने का कोशिश किया लोगों तक के। और एक आपको पता है कि मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स बने थे, राइट, टेम्पररी कोविड सेंटर्स बने थे। बिल्कुल, बिल्कुल, तो वहाँ पर जैसे एनएससीआई था वर्ली पे, वहाँ पे आईसीयू यूनिट बना हुआ था। जी, हमारे यहाँ पे नजम बाग है, वहाँ पे बना हुआ था। ऐसे कई जगह के ऊपर कोविड सेंटर्स बने हुए थे। तो हमने उस वक्त वैक्सीनेशन सेंटर्स भी बने थे बाद में, बट पहले तो एडमिशन का बना था। तो जब पेशेंट्स थे तो उनको हॉस्पिटल से कनेक्ट करना, अच्छा बेड्स अवेलेबल नहीं थे, बहुत दिक्कत थी। राइट, तो वो कोऑर्डिनेशंस के बेड्स कहाँ पे अवेलेबल है, कौन से हॉस्पिटल में नेक्स्ट अवेलेबल स्लॉट कौन सा है, राइट, कोई पेशेंट आईसीयू से शिफ्ट होकर नॉर्मल वार्ड में अगर जा रहा है तो कोई जगह अवेलेबल है क्या। तो वो जो दिक्कतें थी एवरीडे की, उस पर हमने काम किया। किसी के पास जो होम क्वारंटाइन में थे, उनको ऑक्सीजन का अगर रिक्वायरमेंट होता तो ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाना। उसके बाद में ऑक्सीजन मशीन्स आ गई थी, तो बिल्कुल, ऑक्सीजन मशीन्स पहुंचाना टेम्पररी बेसिस के ऊपर हम देते थे। तो वो पहुंचाना, फिर रिटर्न लेना, फिर दूसरे पेशेंट्स तक पहुंचाना। तो वो एक साइकिल चलता था कि आज एक पेशेंट को रिक्वायरमेंट है, फिर अगला रिक्वायरमेंट जैसे आता था तो उनको 2 दिन के बाद उनको चाहिए, फिर किसी और को चाहिए, तो वो रोटेशन। फिर लंच और डिनर का जो लोग फंसे हुए थे, बहुत सारे लोग बॉम्बे के नहीं थे, बॉम्बे में फंस गए थे, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो लो इनकम ग्रुप के थे, जो डेली वेजेस वर्कर थे, राइट, उनको खाने तक के राशन नहीं था उनके घर बिल्कुल, में। बिल्कुल, तो वो राशन का प्रोविजन करना, पहले तो हमने खाना प्रोवाइड किया, फिर उसके बाद में राशन के ऊपर हम मूव किए।
तो वो जो प्रोसेस था उसका एक्नॉलेजमेंट जब वो हुआ, तो राहुल उसके बाद जब कोविड ख़त्म हो गया तो दिल्ली में एक प्रोग्राम हुआ था, SOS IYC का एक प्रोग्राम था जी। तो उस प्रोग्राम के थ्रू मेरे को अवार्ड मिला था क्या बात, SOS वॉरियर का। क्या बात है। तो राहुल जी ने पर्सनली वो अवार्ड दिया था। इंटरेक्शंस होता है, मीटिंग्स होता है, तो जब मीटिंग होता है तो सीनियर लीडरशिप तो होती है, बिल्कुल। बट साथ ही साथ अक्सर ऐसा होता है कि राहुल जी आते हैं और वो अपनी बात रखते हैं, तो ऐसे है कि इंटरेक्शन होता है। और यूथ कांग्रेस के अंदर मैं जब ज़्यादा प्रोमिनेंट हमारा जब चल रहा था, अभी श्रीनिवास जी ऑक्सीजन मैन ऑफ इंडिया वो अध्यक्ष थे, तो वो होते थे। फिर कृष्णा जी है अल्लवेरू, वो थे। उसके बाद में अभी जो हमारे जो अभी करंट जो अध्यक्ष बने उदय भानु चिम, वो बॉम्बे के हमारे ये रह चुके हैं, प्रभारी रह चुके हैं। जी। प्रभारी बेसिकली ऑब्जर्वर और कोऑर्डिनेटर। राइट। तो वो हमारे मतलब मैं उनको आंसरेबल होता था। बिल्कुल। तो वो जब आते थे बॉम्बे तो उनके साथ इंटरेक्शन होता था। तो अब तो वो खुद हमारे इंडिया प्रेसिडेंट बन चुके हैं, क्या नेशनल प्रेसिडेंट बन चुके हैं। तो इंटरेक्शन हमेशा रहा है, राहुल जी से भी रहा है और सब लीडर्स से भी रहा है। और हमने देखा हाल ही में पिछले दिनों आपको यंग बेस्ट पॉलिटिशियन का भी जी। अवार्ड दिया गया, जी। तो इसके लिए तो बहुत कांग्रेचुलेशन थैंक आपको। यू सो मच। और हम जानना चाहेंगे कि ये वाकई आपके काम को देखकर दिया गया है या अमीन पटेल साहब को देखकर? देखिए ऐसा वो तो आपको जिन्होंने दिया है वही बता सकते हैं, मैं तो नहीं बता पाऊंगा। खैर के मेरा जो काम है वो तो मैं जी। आपको सोशल मीडिया पे जो काम है मेरा दिख जाता है, और जो नहीं दिखता है वो आपको मैं शेयर कर लूंगा, तो आपको जी, पता जी। चल जाएगा काम बिल्कुल। कितना होता है कितना नहीं होता है। नहीं, जो बॉम्बे में यंगस्टर पॉलिटिशियन आ रहे हैं वो अपने लेवल पे बहुत अच्छा काम जी, कर रहे हैं और जी। सभी अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमें बॉम्बे में आने वाले यूथ से बहुत सारी उम्मीदें हैं कि वो आकर जो हमारी चीज़ें चेंजेस लाएंगे। जी। जहाँ तक चेंजेस ला सकते हैं वो लाएंगे। और हम ये जानना चाहते हैं कि आपको लगता है कि जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है जी। वो वन स्टेट वन लैंग्वेज को प्रमोट कर रही है? देखिए बीजेपी के पावर में आने के बाद में से ये सब चीज़ें शुरू हुई है, थोड़ा सा न्यूसेंस है जो नहीं करना चाहिए। अब अगर आप बैंगलोर ट्रैवल करोगे, आप बैंगलोर में आपको बोलेगा कर्नाटका बोलो, या आप कहीं साउथ जाओगे वहाँ पे आपको कोई बोलेगा तेलुगु बोलो, आप पंजाब जाओगे तो आपको कोई बोलेगा पंजाबी में बात करो। राइट। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना, हमारा देश एक है। राइट। हम कहीं पर भी जाए तो हर जगह पे हिंदी को प्रमोशन इसलिए दिया गया कि यूनिवर्सल लैंग्वेज है। बिल्कुल। देखिए मराठी है, अगर हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो अगर हमारी रीजनल लैंग्वेज है तो उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, मराठी आनी चाहिए, बिल्कुल। लोकल्स को आनी चाहिए, रेसिडेंट्स को आनी चाहिए, जो यहाँ बसे हुए हैं, जिनके पास यहाँ का आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड, पैन कार्ड सब है बना हुआ, उनको आना चाहिए। तो उनके लिए ये प्रोविज़न होना चाहिए कि वो सीखें। बट साथ ही साथ हमको इतना ओपन होना पड़ेगा कि हम दूसरे स्टेट से जो लोग हमारे मेहमान आ रहे हैं, दूसरी सिटीज़ से आ रहे हैं, दूसरे स्टेट से आ रहे हैं, जो हमारी लैंग्वेज नहीं समझते हैं, बिल्कुल। हम कोई हम जुल्म करके या कोई ज़बरदस्ती करके किसी को लैंग्वेज सिखाए तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है। लोग अपनी मर्ज़ी से सीखें, राइट। खुशी से उसको अपनाएं, तो उसमें मज़ा आएगा, उसमें अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा। और जो बाहर से लोग आते हैं वो तो हमारे अतिथि है, और जब हमारा कल्चर ही बोलता है अतिथि देवो भव, राइट। तो आप किस तरीके से एक छड़ी लेकर बोलोगे कि मराठी सीखो, मराठी सीखो। आप मराठी सिखाओ, प्यार से लोगों को बोलो, लोग सीखेंगे। जब आप उनके साथ में डेली लैंग्वेज आप मराठी यूज़ करो, वो थोड़े दिन आपसे बात करेंगे तो खुद ब खुद मराठी सीख जाएंगे। बिल्कुल। बिल्कुल। ज़बरदस्ती कि उसको पॉलिटिसाइज करना सही नहीं है। हाँ, नहीं। और किसी शायर ने कहा था कि हम ना ऊंचे मकान वाले हैं, ना बड़े ख़ानदान वाले हैं, प्यार को बांटना है काम अपना, हम जो हिंदुस्तान वाले हैं। सुभान अल्लाह, तो बहुत अच्छी हमें बात कही प्यार आपने। को बांटना चाहिए। और ज़बान जो है, हम हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान हमारा है, तो हिंदुस्तान की जितनी चीज़ें हैं वो सब सारी हमारी हमारी है, है, सारी सारी हैं। हमारी है। और मेरा एक दोस्त है अमन मिश्रा आनंद, जी। वो अभी दिल्ली में रहता है, ओके। लेकिन गज़लें वो उर्दू में भी कहता है। अमन मिश्रा आनंद है, गज़लें वो उर्दू में भी जी। कहता है, गज़लें वो मराठी में भी कहता है। अभी दिल्ली में रह रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मराठी में गज़ल नहीं कहता, वो मराठी में गज़ल कहता है, अब भी कहता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ महाराष्ट्र में रहकर ही मराठी बोल गया। मेरा बोलने का मतलब वही है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप थोड़ा-थोड़ा सीखते रहें, और देश के किसी भी खित्ते में, किसी भी कोने में हैं, तो आप वो ज़बान का इस्तेमाल आपकी कर सकते हैं। यूटिलिटी में बिल्कुल। लैंग्वेज आएगी तो ऑटोमेटिकली आप बोलने लगोगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो अभी साउथ बॉम्बे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ की जो सबसे बड़े इश्यूज़ हैं वो क्या-क्या हैं आपकी नज़र में? देखिए हमारे यहाँ पे इश्यूज जो ज़्यादातर प्रोमिनेंट इश्यूज हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। राइट। क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए अक्सर हमारे लीडर्स हाउस में आवाज़ उठाते रहते हैं कि क्लस्टर डेवलपमेंट को प्रमोट करिए, क्लस्टर डेवलपमेंट को प्रमोट करिए।
साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज के साथ में जो रोड्स हैं, पानी की लाइंस हैं, राइट। जर्जर इमारतें हैं, तो ये सब के ऊपर फोकस गवर्नमेंट को देना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए उस बारे में। हमारे लीडर्स तो आवाज़ उठाते ही रहते हैं, असेंबली में आप देखेंगे तो अभी मैंने हर सेशन में इलीगल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, जर्जर इमारतों के बारे में, राइट। क्लस्टर डेवलपमेंट के बारे में हमेशा बात की है। अभी मैंने बहुत अच्छा कमाटीपुरा का जो रीडेवलपमेंट हो रहा है जी। उसका इतना बड़ा प्रोजेक्ट पास करवाया, उसके पीछे Right. बहुत मेहनत की है, तो आप उसके बारे में भी थोड़ा स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। और ट्रैफिक का मामला कैसा है वहाँ का? देखिए ट्रैफिक तो मैंने आपको बताया मार्केट प्लेस है, राइट। तो ट्रैफिक सॉल्यूशंस थोड़ा डिफिकल्ट है। लोग थोड़ा सेल्फ अवेयर हो जाए, थोड़ा सा खुद ही चीज़ों को समझ लें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और कोई ऐसा प्राउड मोमेंट जब आपको लगा हो कि हाँ मैंने पॉलिटिक्स में आके सही किया? देखिए ऐसे तो कोई ऐसा पर्टिकुलर प्राउड मोमेंट सब एक सिंगल आउट करना बहुत डिफिकल्ट है, बट जब यूथ कांग्रेस का इलेक्शन जीते थे और जीत कर आए थे तो वो एक माइलस्टोन था। प्राउड मोमेंट तो नहीं बोलूँगा बट एक माइलस्टोन के तौर पे था राइट। कि जर्नी का एक पड़ाव आपने राइट राइट। पार किया। उसके बाद में फिर जब ये कुछ अवार्ड्स मिलते हैं या कुछ ऐसा एक्नॉलेजमेंट आता है जी। तो आपको बहुत प्राउड फील होता है। एक बीच में एक हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें प्राउड थोड़ा सा फील हुआ था। एक लेडी थी, जी। बहुत ओल्ड लेडी थी, तो उनका कोई मसला था बीएमसी का जो बहुत टाइम से अटका हुआ था, तो बहुत परेशान थे। तो एक दो बार मुलाकात हुई, उन्होंने बोला कि बेटा इधर करवा दे, तो मैं भी कुछ मामले में बिजी था उस वक्त, नहीं करा पाया। फिर वो सेकंड टाइम मुलाकात हुई तो बहुत रो रहे थे कि अरे मेरे इतना परेशान हूँ, तुम कुछ कर रहे नहीं हो। जी। तो मैंने बोला कि ठीक है आंटी मैं जाके करता हूँ। तो वो लकीली गए बीएमसी में, वो 5-10 मिनट में वो मसला हल हो गया राइट। और करके आ गए, फिर भूल गए। तो फिर एक दिन ऐसे ही घर के पास से पास हो रहे थे तो आंटी ने पकड़ लिया, बोले तू गया था हमारे वहाँ पे बीएमसी, मेरा काम हो गया, तो बहुत दुआ दिए, बहुत दुआ क्या दिए, बात बहुत है। इतनी दुआ दी है कि मैं क्या बताऊँ। बिल्कुल तो बिल्कुल। उस दिन ऐसा लगा कि कुछ हमने लाइफ में अकम्प्लिश कुछ किया है, कि हम किसी के काम आ सक रहे हैं, कि हमारे कुछ थोड़ी मेहनत करने से किसी का कुछ इतना बड़ा काम, जो लोगों के लिए जैसे पानी का मसला हो गया या कोई ऐसा मसला हो गया, कोई ऐसी जो जो रोज़मर्रा की उनकी ज़रूरत होती है, उसका आप सॉल्यूशन कुछ आप उनको दे दो। राइट राइट। नहीं, तो दुआएं हैं जो तो हमको वो आगे लेकर बहुत जाती है। मतलब बहुत इमोशनल मूवमेंट था। राइट राइट। तो वो मूवमेंट ऐसा जब होता है लाइफ में कभी, तो आपको प्राउड फील हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपको टोटली कितने साल हो गए पॉलिटिक्स में आकर? क्योंकि इसे कैलकुलेट करेंगे तो एक्टिव पॉलिटिक्स तो 12 साल लगभग, क्या बात है। 12-13 साल। 2012 के बाद से तो फुल फ्लेजेडली 25 चल रहा है, राइट। तो अभी के टाइम पर अब 12 साल में जो आपने देखा है पॉलिटिक्स में, जी, तो अभी की जो पॉलिटिक्स है आपको क्या लगता है वो यूनिटी की तरफ लेके जा रही है या डिवाइड की तरफ? देखिए वो तो सवाल का जवाब आपको खुद पता है, बोलने की जरूरत नहीं, सबको हर कोई जानता है। तो बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि लोगों से मैं ज़्यादा अपील करूंगा कि यूनाइटेड रहिए। कुछ लोग और कुछ पार्टी अपने मुफाद के लिए लोगों को लड़ाती है, भिड़ाती है, उसमें मत बहें। राइट। आप अपना दिमाग, अपना संतुलन बनाए रखें। और क्या कभी आपको अपनी बात रखने से डर लगता है, कभी बैकलैश या ट्रोलिंग जो आजकल सोशल मीडिया के जरिए हो जाती है? देखिए मेरे को लगता है कि आपकी बात अगर सेंस करती है, जी। हजरत अली का कॉल है कि बिन मतलब की बात से बेहतर खामोशी इख्तियार करना है। राइट राइट। तो अगर आप सेंसिबल बात नहीं बोल रहे हैं जी। तो चुप हो जाइए। राइट। और इसके बाद अदनान भाई हमारा जो एक सेगमेंट है रैपिड फायर का है, तो जी। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा, आप आंसर दीजिएगा। जी पहला है पॉलिटिक्स या पावर? देखिए विद पॉलिटिक्स कम्स पावर। और एक पॉलिटिकल स्पीच की लाइन जो आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है? वैसे तो कुछ ध्यान में नहीं आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपोजिशन का कोई लीडर जिसे आप रिस्पेक्ट करते हो? ऑपोजिशन लीडर्स में नॉट दैट आई थॉट ऑफ इट, मगर कई सारे ऐसे तो यार नाम, एक बहुत आध सारे। नाम। तो कोई ध्यान में नहीं आ रहा यार। नरेंद्र मोदी, वन वर्ड। नरेंद्र मोदी इन वन वर्ड, क्या बोलेंगे, नो वर्ड्स फॉर हिम। मुंबई, वन वर्ड। मोहब्बत। कांग्रेस, वन वर्ड। जिंदगी। राहुल गांधी।
लीडर, इंस्टाग्राम या ट्विटर? सोशल मीडिया इन जनरल, बट इंस्टाग्राम मोर प्रोमिनेंटली। लोकसभा या विधानसभा? इतना आगे नहीं पहुंचे यार अभी। ठीक है, क्लोजिंग क्वेश्चन है कुछ, वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एज अ यूथ लीडर आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है यूथ के लिए? देखिए, इसे इश्यूज तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीज़ें सोच रखी है। इंशाल्लाह जब मौका मिलेगा, अल्लाह मौका का पूरा देगा करने का, तब करके बताएंगे। खाली खाली वादे नहीं करेंगे, जबान से निकलेंगे, करके और बताएंगे। अगले 5 साल में आप खुद को कहाँ देखते हैं? ये भी तो फिलहाल तो कुछ ऐसा सोचा नहीं है, बट अपकमिंग कॉर्पोरेशन इलेक्शंस आ रहे हैं, कोशिश करेंगे कि कहीं स्पेस अकोमोडेट हो। उसके बाद में फिर आगे जर्नी है, जिंदगी अभी शुरू हो रही है पॉलिटिकल, देखेंगे आगे बिल्कुल। क्या करना है। आपके लिए लीडरशिप का मतलब क्या है एक लाइन में? देखिए, लीडरशिप का एक लाइन में तो आप मतलब ऐसे नहीं निकाल सकते, ठीक है, बट लीडरशिप मोस्टली जब होती है तो जो उनका आदेश होता है वो उसको फॉलो करना होता है। और हमारा भी रिसेंटली नेक्स्ट वीक जो है 79th इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, जी, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो हमेशा एक ही पैगाम रहा है कि मिलजुल के रहिए, साथ में रहेंगे तो हम सब मुसीबतें और सब चीज़ों को फाइट कर सकते हैं। जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो सबको डिवाइड करके पॉलिटिसाइज करके चल रही है, जब हम इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे मनाते हैं जी, तो हम एकता के बारे में बात करते हैं, तो वो सिर्फ एक दिन नहीं होना चाहिए, साल के 12 महीने होना चाहिए। हम जी। सब एक देश है, एक परिवार है, और परिवार को मिलजुल के आगे बढ़ना चाहिए। परिवार का कोई भी व्यक्ति अगर पीछे छूट जाएगा, कोई कमज़ोर है, कोई अगर आगे नहीं आ पा रहा है, तो हमारा फ़र्ज़ और हमारा धर्म बन जाता है कि हम उसको आगे लाएं, साथ में लेकर चलें, उसको पीछे बिल्कुल, ना छोड़ें। बिल्कुल। आपने कहा मिल-जुल कर रहिए, जी, तो मुझे एक किसी शायर का शेर याद आया कि न तेरा है, न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। सही बात, हज़ारों रास्ते ढूँढे गए उस तक पहुँचने के, मगर पहुँचे हुए ये कह गए भगवान सबका है। सही बात है, बहुत सही। तो एक आखिरी क्वेश्चन है कि इस पॉडकास्ट के ज़रिए जो हमारी यूथ है जी, या फिर साउथ बॉम्बे की यूथ है, पूरे इंडिया की यूथ है, जी। सारे सबको इंक्लूड करते हुए आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज तो आपको दिया मेरे आपके चैनल के माध्यम से कि सब मिलजुल के रहेंगे, सब साथ रहेंगे तो हम लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। और एक हमारा फ़र्ज़ है, हमारा कर्तव्य है कि हम जो पीछे रह जाते हैं, जो कलेक्टिवली अकोमोडेट नहीं हो पाते हैं, उनकी हम मदद करें। हमारा फ़र्ज़ ये होना चाहिए हमको। हमारा ईमान भी यही बोलता है कि आप सबकी मदद करें और मिलजुल कर रहें, और उसी में सब चीज़ की हर चीज़ की बेहतरी उसी में ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारी दावत पर हसन स्टूडियो के पॉडकास्ट में तशरीफ़ लाए, अपना कीमती वक़्त निकाला, और अदनान भाई, हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे भी फ्यूचर में कभी आपकी ज़रूरत होगी तो हम आपको इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर यहाँ आएंगे, बुलाएँगे आपके और बुलाने आप पे ज़रूर हमारे लिए आएंगे। हाज़िर रहेंगे। ज़रूर ज़रूर, आपका बेहद इंशाल्लाह। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपने बुलाया और मौका दिया मेरी बात रखने का। तो इस तरह का न्यू अपडेट लेने के लिए और जो सोशल इशू पर हम बात करते हैं, जो हम चर्चा करते हैं, अगर आपके पास भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ कोई सवाल हो, या कोई लीडर हो जिनको आप सुनना चाहते हो, जिनके पर्सपेक्टिव आप जानना चाहते हो, तो हमें कमेंट में बताएं, और अपने क्वेश्चंस भी हमें कमेंट में दें ताकि हम आपके क्वेश्चंस भी हमारे आने वाले गेस्ट तक पहुंचाते रहें। बहुत शुक्रिया। बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहें।